हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के? आप अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी लोग। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। अच्छा देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपको डॉक्टर अरविंद, आपको बहुत मुबारक। आपने सर चंडी का इतना बड़ा अनुष्ठान किया। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ मेरा जी। तो नॉर्मल वो था कि तिथि का श्राद्ध था, तो वो वहाँ हरिद्वार में हुआ, तो उसमें कुदरती आपके साथ मेरा काम हो गया जी। जी हाँ जी। हाँ। अच्छा देखिए, आज हमें जो है जिन 3 कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना है, जेमिनी के अंदर में सभी चीजें बहुत आसान तरीके से लिखी हुई हैं। तो इसमें विवाह को लेकर 3 चीजें होती हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो विवाह की स्टेबिलिटी को देखने के लिए, या विवाह जो है कब होगा, उसमें किस तरह की अड़चन आएंगी, या उसमें विवाह के समय कोई विवाह के बाद जो है कोई विघ्न तो नहीं आएगा, और पत्नी किस स्टेटस की होगी। इसका इसके लिए तो होता है हमारा उपपद लगन। उपपद लगन से हमें पता चलता है एक तो विवाह की टाइमिंग्स का, दूसरा हमें पता चलता है कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, आपका पत्नी के साथ में इक्वेशंस कैसे होंगे, पति पत्नी की आयु कैसी रहेगी। इसके अलावा जो उपपद लगन हमें बताता है वो यही है कि विवाह की कंपैटिबिलिटी के बारे में बताता है। इसके अलावा धनार्जन की स्थितियां विवाह के बाद, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कि विवाह के बाद में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो जाता है, और बहुत से लोग हैं जिनका कि विवाह के बाद में काफी उन्नति होती है। तो एक पॉइंट तो उपपद लगन से जो हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में सारी बातें पता चलती हैं। फिर आता है कि हमारे पत्नी का नेचर किस तरह का होगा। पत्नी का नेचर ये हमें पता चलता है दारा कारक के द्वारा। दारा कारक एक बहुत इंपॉर्टेंट चर कारक कंपोनेंट है, जो आपके लीस्ट डिग्रीज का प्लैनेट है। तो दारा कारक से हमें पता चलता है, सपोज किसी का दारा कारक सूर्य है, तो उसका मतलब पत्नी पत्नी जो है वो काफी एलिगेंट होगी, राजसी सी होगी, रॉयल टाइप की होगी, ईगो सेंट्रिसिटी उसके अंदर होगी। जैसे कि राजा का अपना होता है कि राजा अपनी बात को मनवाता है, तो उसका उस तरह का होगा। उदार हृदय होगी, मैग्नेनिमस होगी, दान पुण्य में इन सब में, या जिस जिस व्यक्ति को भी फेवर करेगी उसके साथ में काफी उदारता पूर्ण व्यवहार दिखाएगी। सूर्य की जो अपनी एक छवि है कि सूर्य ज्ञान के क्षेत्र में इन सबको बढ़ावा देने वाले होते हैं। तो पत्नी का जो अपना जो प्रोफाइल होगा वो न केवल अपने ज्ञान के बढ़ाने की बात करेगी, साथ में वो अपने पति के ज्ञान को बढ़ाने की भी बात करेगी। इसके अलावा सूर्य जो है, चूंकि सब पॉलिटिकल चीजों में बहुत इंटरेस्टेड होता है, तो अगर दारा करा किसी का भी अगर सूर्य होगा तो पत्नी को, इसका मतलब ये कि न्यूज की जानकारी अच्छी होगी, इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी होगी। इसके अलावा उसका अगर कभी कोई टकराव हो जाएगा तो फिर सूर्य के साथ में ये माना जाता है कि वो अपनी ईगो सेंट्रिसिटी को ऊपर रखता है। कोई भी चीज बिलो द बेल्ट अगर वो पति उसके साथ बिहेव करेगा, उसके या उसके परिवार के लोगों के साथ, तो फिर पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सूर्य का धारा कारक होने से पत्नी के स्वभाव के विषय में आपको पता चलता है। फिर आप कुंडली के अंदर देखते हैं कि सूर्य की अपनी स्थिति कैसी है, उच्च के हैं या नीच के हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो मोरालिटी के कारक भी हैं। उच्च के जो सूर्य हैं वो आपको या स्वग्रही सूर्य हैं, तो वो पत्नी को मॉरली बड़ा या पति को मॉरली बड़ा अपवर्ड बनाएगा और उसे उसूल वाला बनाएगा। और अगर नीच का सूर्य होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको हमेशा जब भी आप देखते हैं तो आपको इन बातों को देखना होता है कि तारा कारक की अपनी पोजीशन क्या है। अब जैसे राहु के साथ में सूर्य बैठ गए, तो इसका मतलब है कि तारा कारक कमजोर हो गया। अगर तारा कारक कमजोर हो जाएगा तो उसका मतलब सूर्य का जो बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा एलिगेंट होता है, डिग्निफाइड होता है, राजसिक होता है। उसका अपना राज समाज के अंदर में उसका एक बहुत वो उत्तरदायित्व को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों सबके साथ में फील करने वाला होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है, सोशलाइज करने वाला होता है, और पॉजिटिव थिंकर होता है। लेकिन वही राहु के साथ में अगर सूर्य बैठेगा तो इन सब चीजों में कमी दे देगा। अब
देखिए जो है ज्योतिष के अंदर, चूंकि इसमें जैमिनी ज्योतिष में पाराशरी ज्योतिष को ही आगे बढ़ाया गया है, तो आपको कॉमन सेंस लगाते हुए उन ग्रहों के कारकत्वों को समझना होगा। जैसे अब चंद्रमा अगर किसी का दारा कारक होगा, तो इसका ये मतलब है कि ऐसे को जो पति या पत्नी जो भी मिलेगा उसका एस्थेटिक सेंस होगा, वो इसका मतलब कलात्मकताओं से भरा हुआ होगा, सेंसिटिविटी होगी, म्यूजिक में, एम्ब्रॉयडरी में, स्टिचिंग में, कुकिंग में, डांसिंग में, किसी भी तरह के गाने गायन के क्षेत्र में, पोइट्रीज के क्षेत्र में, अच्छे क्रिएटिविटी के क्षेत्रों में, ऐसे में वो स्त्री जो है या पुरुष अच्छा होगा। दूसरा चंद्रमा जो है वो सुंदरता का कारक है, तो दिखने में सुंदर होगा। चंद्रमा चूंकि शालीनता का कारक है तो वो शालीन होगा, उसका बिहेवियर काफी अच्छा होगा। अब यही चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर में पीड़ित होगा, चंद्रमा कैसे पीड़ित हो जाते हैं? चंद्रमा नीच के पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा ग्रहण में आके पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा शनि के साथ में जो है वो टफ बिहेवियर को बताते हैं, चंद्रमा इसी प्रकार से मंगल के साथ में चंद्रमा जो है वो गुस्से को बताते हैं। चंद्रमा काफी कमजोर, काफी मैलिएबल प्लैनेट है। चंद्रमा जो है वो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि बहुत ज्यादा किसी वृत्ति को, किसी दूसरे ग्रह के साथ में युति को अपनी वृत्ति के अंदर में समा लेते हैं। मंगल से संबंधित होगा अगर चंद्रमा, तो वो गुस्से का अपसर्ज देगा। इस वजह से आपको ये भी देखना होता है जो धारा कारक होता है, क्योंकि वो पत्नी के बिहेवियर को पूरी तरह आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो आपको ये देखना होता है वो पीड़ित तो नहीं है। तो अगर वो चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो फिर शालीनता देगा, सुंदरता देगा, और उसी प्रकार से चंद्रमा कलात्मकता, क्रिएटिविटी ये सब देगा। पोएट्रीज वगैरह का उसको शौक देगा, नज्म का शौक देगा, उसको जो है गाने का, मेलोडियस सिंगिंग का शौक शौक देगा। तो चंद्रमा जो है चूंकि माँ का कारक है, तो उसे एक केयरिंग शेयरिंग वाला बनाएगा, जो कि अपने न केवल बच्चों के प्रति अपने आप को उत्तरदायी मानेगी, पति के साथ भी उसका बिहेवियर, जैसे माता का बिहेवियर किसी के साथ भी सबसे टॉप ग्रेड का अच्छा, सबसे अच्छा माना जाता है। एक माता से अच्छा अगर कोई आदमी पूछे कि इस संसार में सबसे अच्छा बिहेवियर किसका हो सकता है कंसीवेबली, तो आप कहेंगे कि सभी तरह के जो हमारी रिश्तेदारियां हैं या जो भी जिनसे भी हमारा इंटरफेस है, उसमें माता का बिहेवियर सबसे अच्छा होता है। उसका मतलब माँ अपने बच्चों के लिए जितना करती है, वैसे ही वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए भी वो करेगी, क्योंकि उसका जो चंद्रमा है वो दारा कारक है व्यक्ति का, तो ये पति पे लागू हो या पत्नी पे, वहाँ के सारे गुणों के साथ में ओतप्रोत होगा। अब जैसे मंगल अगर किसी का दारा कारक होगा, तो आप जानते हैं मंगल एक फायरी एलिमेंट है, मंगल एक लॉजिक और रैशनलिस्ट प्लैनेट है, मंगल एंटरप्राइजिंग है, और मंगल जो है इनिशिएटिव वाला है, साहस वाला है, और मंगल जो है अधैर्यवान है। वो किसी भी काम को करने में पूरी तरह से सक्षम होता है और हर तरह के हार्ड वर्क को कर सकता है, लेकिन साथ में उसकी प्रकृति थोड़ी फाइटर वाली प्रकृति होती है। तो अगर धाराकारक के रूप में मंगल होगा, तो पति और पत्नी जो भी उससे आ रहे होंगे, उनको थोड़ा सा क्वेरलसम, थोड़ा फाइटिंग, थोड़ा नॉट लेट एवरीथिंग लाइंग डाउन लो, इस तरह की हैबिट देगा। कोई आर्ग्यूमेंट अगर वो करेगा, तो वो आर्ग्यूमेंट, उसका जो तर्क होगा वो तर्क बहुत अच्छा तर्क होगा, लॉजिकल तर्क होगा, और वो बहुत अच्छा बिहेव, सक्सेसफुली बिहेव कर पाएगा सारा समाज के अंदर। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। फिर आपने क्या देखना है कि मंगल की स्वयं की स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। अगर मंगल पीड़ित होगा, जैसे मंगल कैसे पीड़ित हो सकता है, राहु और केतु की एक्सेस में आ जाए मंगल पीड़ित हो जाएगा, शनि के साथ बैठ जाए अपने शत्रु के साथ तो पीड़ित हो जाएगा, मंगल अगर नीच का हो गया तो पीड़ित हो गया। अगर इस तरह की कोई भी स्थितियां बनेंगी, तो जो मंगल की अच्छी क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर वो कमी लाएगा। मंगल चूंकि हठ धर्मिता का प्लैनेट है, मंगल जो है वो बहुत जो वंस ए डिसीजन हैज बीन टेकन, ही इज गोइंग टू स्टिक टू दैट डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में स्टिक नहीं करेगा, क्योंकि अब मंगल कमजोर हो गया है। अगर मंगल कमजोर ना होता, तो ऐसे व्यक्ति की हठ धर्मिता ज्यादा होती। ऐसे व्यक्ति को अगर उसने कोई जवान दे दी, उस जवान पे वो हमेशा कायम रहता,
वो कहता कि मैंने ये बात बोल दी है तो ये फाइनल हो गया है और ये डील हमारी फाइनल हो चुकी है, तो मैं इसको ओवरराइट नहीं करूंगा। लेकिन वही है मंगल का, आपको हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्लेनेट को आपको कुंडली के अंदर देखना होता है कि उसकी अपनी स्वयं की स्थिति कैसी है। और आप जानते ही हैं किसी भी प्लेनेट की स्वयं की स्थिति अच्छी तब होती है जब वो केंद्र भावों में बैठा हो, त्रिकोण भावों में बैठा हो, उच्च होके बैठा हो, किसी राहु केतु की एक्सेस में ना हो, अपने शत्रुओं के साथ ना बैठा हो, शत्रु की राशि में ना बैठा हो, उसका अगर वो नीच का भी है तो उसका नीच भंग हो रहा हो। तो इन सब बातों को आपको देखना होता है। अब जैसे मरकरी है, बुध है, अगर किसी का तारा कारक बुध होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, वाचाल होगा, मतलब यानी कि वक्ता होगा, बोलने वाला होगा, यानी उसके उसके अंदर जो है विट एंड ह्यूमर होगा, वो प्लेफुल होगा। बुद्ध के धारा कारक होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि बुद्ध जो है किसी भी तरह के एज ग्रुप में जाके पूरी तरह से फिट हो जाता है। जैसे वो बड़े लोगों से बात करेगा तो बड़ों के साथ बात करेगा, मध्यम लोगों से बात करेगा, मध्यम आयु के लोगों से बात करेगा तो उनकी जैसी बात करेगा, और एडोलसेंट से बात करेगा, बिल्कुल लड़कपन की बात करेगा, बच्चों से बात करेगा तो बच्चों के साथ में काफी खेलेगा कूदेगा, उसको अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो बुद्ध के साथ में एक अच्छी बात ये होती है कि बुद्ध जो है अपने आप को उसी प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। और दूसरी जो अच्छी बात होती है वो बहुत गहराई से चीजों को अपने दिल में ना लेके, वो हमेशा जो है उसकी प्रकृति प्लेफुल होती है, विट एंड ह्यूमर के द्वारा चीजों को फिजल आउट कर देता है। यानी कहने का मतलब है वहीं के वहीं वो कोई दूसरा, वो वाचाल भी होता है तो उसका मतलब बोलने वाला है, ऑरेटर है, बोलने वाला है, बात करने वाला है, तो इसका मतलब ही इज अ गुड कंपेनियन। क्योंकि वो जो है बात करेगा तो लोगों का मन भी लगेगा, उसका भी मन लगेगा, समय वो पास कर सकता है। तो ज्यादातर जो लोग जिनका कि आत्मकारक बुद्ध होता है या जिनका धारा कारक बुद्ध होता है तो वो पति पे लागू होगा, आत्मकारक स्वयं पे लागू होगा। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत समय वो बिताते हैं, उनको अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण है कि उनको बहुत जल्दी अपने आप को ढालने में कोई भी मुश्किलात नहीं होती। बच्चों के साथ में बच्चे से बन जाते हैं, बड़ों के साथ में बड़े से बन जाते हैं। इस प्रकार अपनी प्रकृति को वो ढालते रहते हैं। अब ये बुध अगर पीड़ित होगा, जैसे कि नीच का हो गया, और ये बुध अगर राहु केतु के साथ हो गया, तो फिर क्या है, ये बुद्धि का प्लेनेट है, तो उसका मतलब यह है स्कीमिंग बन जाएगा। ये मतलब अगर ये बुद्ध जो है निर्दोष बुद्ध नहीं है और ये दोषी हो जाए, नीच का हो जाए, या राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, तो फिर इसके साथ इसकी प्रकृति में क्या समाएगा कि वो किस तरीके से टिट फॉर टैट करे, वो किस तरीके से झगड़ा कर ले, किस तरीके से दूसरे को डाउन कर दे, किस तरीके से वो उसका बदला ले ले, किस तरीके से वो अपना अपर हैंड रखे। थोड़ा स्कीमिंग प्रकृति का हो जाएगा, फाइनेंशियली भी स्कीमिंग प्रकृति का हो जाएगा। अब जैसे गुरु है, किसी का दारा कारक अगर गुरु होगा, गुरु जो है विद्वता के श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं, धार्मिकता के श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि गुरु अगर किसी का भी तारा कारक होगा तो उसको जो पत्नी अथवा पति मिलेंगे वो जो है अच्छे ज्ञानवान होंगे। और वो ज्ञान का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती है, उसका डाइजेशन होता है। बुक्स को पढ़ने के बाद में किस प्रकार की का आपका थॉट पैटर्न क्रिएट होता है, कितना लॉजिकल, कितना रैशनलिस्ट, कितना धार्मिक, कितना नीतिज्ञ आपका थॉट प्रोसेस निकल के आता है। वो गुरु के हो जाने से बहुत बहुत आशीर्वाद सीमा जी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सीमा जी। ये जो है बुद्ध गुरु का हमेशा याद रखिएगा, वो चाहे गुरु जो है वो दारा कारक होने पे, चाहे वो पति के रूप में निकल के आए किसी लड़की की कुंडली में या वो पत्नी के रूप में निकल के आए, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञानवान होगा। ऐसे व्यक्ति को एक्चुअल में सांसारिक लोकाचार की जो नॉलेज होगी वो काफी इट वुड बी वेरी ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब जैसे मॉडर्निटी में वो चाहे वो अंग्रेजी भी बोल ले, लेकिन अगर तारा कारक गुरु है तो उसका उसके साथ में आप देखेंगे कि वो प्रकृति के अनुसार वो काफी रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, वो ट्रेडिशनल प्रकृति का होगा। यानी कहने का मतलब है गुरु का सम्मान करने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला, बच्चों के प्रति उत्तरदायी,
फील करने वाला, अपनी पत्नी अथवा पति के प्रति उत्तरदायी फील करने वाला, उनकी सेवा करने वाला। दूसरा जो है वो अच्छे संस्कार डालने वाला, वो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देगा। मंत्र साधना, पूजा पाठ, उपनिषद, वेदास, इन सब में उसकी इंटरेस्ट उसका काफी होगा। इसी प्रकार से होलिस्टिक साइंसेज में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। कभी वो रेकी सीखेगा, कभी प्राणिक हीलिंग सीखेगा, कभी वो नेचुरोपैथी सीखेगा। उसका जो पूरा रुझान आपको दिखाई पड़ेगा, वो रुझान उसका उसी प्रकार का होगा जो कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर का जो रुझान था। अब यही गुरु अगर पीड़ित हो जाए, गुरु कैसे पीड़ित होता है? राहु अथवा केतु के साथ में गुरु चांडाल योग बन जाता है। ये गुरु तो कैसे पीड़ित हो सकता है? अगर ये 6-8-12 में आ जाए तो फिर वो गुरु के प्रति अनादर करने वाला हो जाएगा। वो धर्म के प्रति उसका जो है वो धर्म से विमुख हो जाएगा। धार्मिक चीजों से फिर वो मॉडर्निटी की तरफ जाने लगेगा। उसकी सात्विकता जो गुरु के साथ में संलग्न होती है कि बहुत ही सात्विक खाना खाना, सात्विक रहना, बहुत ज्यादा जो है शोषा ना करना, बहुत वस्त्रों के प्रति बहुत कॉन्शियस ना होना। लेकिन वही गुरु के तामसिक हो जाने से, अगर गुरु मंगल के साथ होगा तो भी तामसिक हो जाएगा, गुरु अगर शनि के साथ होगा तो थोड़ा तामसिक हो जाएगा। लेकिन गुरु और शनि के साथ में उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही हैवी वेट प्लैनेट्स माने जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुरु जो और शनि दोनों न्यूट्रल हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दोनों ही तरफ से वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। इसलिए शनि की जो अपनी अच्छी क्वालिटीज हैं वो उभर के आती हैं गुरु के साथ। यानी कहने का मतलब है कि शनि से बड़ा कोई भी सात्विक रिनंसिएशन वाला प्लेनेट नहीं है इन 9 ग्रहों के अंदर। शायद आप लोगों ने ना, ज्योतिषियों ने इतना ज्यादा शनि को लेकर डरा दिया है, शनि की साढ़े को लेके, ढैया को लेके, हमारे दिमाग के अंदर एक विष आ चुका है शनि भगवान को लेके। हमें ऐसा लगता है कि शनि भगवान ही आदमी को क्रिमिनल बनाते हैं, खराब बनाते हैं, खराब नेचर का बनाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो ऋषि तुल्य हैं। शनि से बड़ा कोई न्याय का देवता नहीं, शनि से बड़ा कोई रिनंसिएशन का, यानी कि प्रपंच योग जो बनता है उसका कोई देव नहीं है। वो बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखते, डिटैचमेंट है उनका, और वो जीवन को बड़ी बड़ी सुलभ शैली के साथ में होते हैं। दूसरा, शनि देवता के साथ में जो एक सबसे अच्छी बात है कि उनकी जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग कभी भी वो मुख से नहीं होती। गुरु की लर्निंग मुख से होती है, यानी कि श्रुति स्मृति के तहत होती है। शनि आदमी को एक्सपीरियंस से लर्न कराता है। जैसे जहाँ पे भी व्यक्ति गलती पे होता है, तो शनि भगवान हमेशा उस गलती का उसको यथोचित या अच्छाइयों का सम्मान और गलतियों का किसी तरह का अपमान देके या किसी तरह का दंड देके व्यक्ति को जीवन भर का एक लेसन देते हैं। यानी कि शनि बहुत काफी अच्छे प्लेनेट है, और संन्यास के बहुत अच्छे प्लेनेट है। तो गुरु के साथ में उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके खैर अभी हम उस पर बाद में आएंगे। गुरु के बाद में आया, अगर धारा कारक किसी का भी शुक्र है, शुक्र अगर धारा कारक होगा तो जो पति या पत्नी ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे, वो जो है खर्चा करने वाले होंगे, लग्जूरियस लाइफ वाले होंगे, इंग्लिश कल्चर में जो है प्रवीण होंगे। इसी प्रकार से उनको शुक्र के बारे में कहते हैं हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम। इनको सभी शास्त्रों का प्रवक्ता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है शुक्र आदमी को वेरी वेरी वेरीग्रेटेड नॉलेज देता है, तो उसको बहुत सी विधाओं में पारंगत करते हैं। शुक्र शुक्र चिकित्सा शास्त्र में भी अच्छे हैं, योगास में भी अच्छे हैं। शुक्र को नॉलेज ऑफ कल्चर, नॉलेज ऑफ रिलीजन, नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब वो काफी जर्नलिज्म, हर चीज के बारे में। और शुक्र जो है लेखन की कला में, कलात्मकताओं और क्रिएटिविटी में पारंगत करते हैं। तो अगर शुक्र अगर किसी का धारा कारक होगा तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो काफी ट्रेंडी होगी, मॉडर्निटी के साथ होगी। उसको जो है सेल्फ ग्रूमिंग का उसको बहुत अच्छा एस्थेटिक सेंस होगा, उसको घर के डेकोरेशन का काफी अच्छा सेंस होगा, उनको जो है इस चीज का बहुत सेंस होगा, जिसे लोकाचार आप बोलते हैं, जैसे पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं। मतलब ऐसा ऐसे पति अथवा पत्नी, उनका सोशल लाइफ के अंदर उनकी वाहवाही किस बात पे होगी कि उनका बिहेवियर या उनका बर्ताव जो है बहुत अप्रोप्रिएट रहता है, ना तो बहुत ज्यादा लसना,
ना तो बहुत ज्यादा चिपकना, ना तो बहुत ज्यादा किसी को अपमानित करना, मतलब बहुत अप्रोप्रिएट किस्म का बिहेवियर को दिखाते हैं। और इसी प्रकार से घर को सजाना और एस्थेटिक सेंस के साथ में डेकोरेशन करना, खुद को भी तैयार करना, अपने पति के लिए भी वो ये बोलेंगी कि ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, दूसरी लग रही है, तो उसकी मैचिंग, ये जो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। प्लस इसके अलावा जो है वो शुक्र हर वो चीज जो कि लर्निंग के क्षेत्र में बहुत आगे की लर्निंग में आती है। अगर वो कुकरी सीखेगी तो बेकिंग की चीजें सीखेगी, कुकरी में वो किन चीजों को सीखेगी, कॉन्टिनेंटल डिशेस को बनाने की। इसी प्रकार से अगर वो कोई लैंग्वेजेस सीखेगी तो फॉरेन की लैंग्वेजेस भी सीखेगी, फ्रेंच हो गई या स्पेनिश हो गई या ऐसी लैंग्वेजेस जो कि आगे काम आ सकें। इसी प्रकार से उसे घूमने फिरने का शौक होगा, उसे शॉपिंग करने का शौक होगा, उसको जो है खर्च करने का भी शौक होगा। शुक्र जो है उसे ऑर्नामेंट्स वगैरह इन और अच्छे पार्टी वेयर क्लोथिंग्स वगैरह की तरफ को आकर्षित करेंगे, न केवल स्वयं के लिए बट अपने बच्चों के लिए भी, अपने पति के लिए भी। अब इसके बाद जो है शनि अगर किसी के दारा कारक हो जाते हैं, तो शनि का दारा कारक होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति सीरियस होगा, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा वाचाल नहीं होगा और ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन वो मंथन करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति से बात करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि इसकी बातों में काफी गहराई है। दूसरा, वो दूरदृष्टा बनाते हैं शनि, और इसके अलावा रिसर्चर बनाते हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जो शनि अगर दारा कारक हो जाएंगे तो पति अथवा पत्नी को बहुत मेहनती बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक आदमी थोड़ी मेहनत के बाद में थक जाता है, लेकिन शनि अगर दारा कारक होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं थकेगा। उसको उसकी जो कैपेसिटी टू वर्क होगी वो दैट कुड बी अबाउट 16 आवर्स और 18 आवर्स, ही कैन वर्क एंडलेसली। इसके अलावा शनि आदमी को परफेक्शनिस्ट भी बनाते हैं, और शनि ही आदमी को बहुत ज्यादा इन नीति अनीति के बारे में एक समझ क्रिएट करते हैं। क्या चीज ऐसी है जो मेरे बच्चों को नुकसान कर सकती है, किस तरह का बिहेवियर मेरा पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो राज समाज के लिए अंदर अच्छा है। इसके पहले हम जो है ना बैक टू वीनस आते हैं। मैंने आपको मैं बताना भूल गया कि वीनस अगर कुंडली के अंदर में अगर अशुद्ध है, अशुद्ध वीनस कब होते हैं? अशुद्ध वीनस तब होते हैं जब वीनस जो है राहु अथवा केतु के एक्सेस में हो, या वीनस शुक्र जो है नीच के हो, या शुक्र अगर पूरी तरह से कंबस्ट हो, बैडली कंबस्ट हो, तो या वो वर्गो साइन में अगर नीच के हो जाए तो शुक्र जो है वो दूषित माने जाएंगे। अगर दूषित शुक्र होते हैं तो फिर धारा कारक होकर वो पति अथवा पत्नी को थोड़ा फुटलूज बना देंगे। फुटलूज का मतलब ये होता है जो कि मर्यादाओं को लांघने की आदत रखता हो, यानी वो मर्यादाशील अ, वातावरण में अपने आप को घुटन फील करता हो। यानी उसे जो है पार्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा, उसे हो सकता है ड्रिंक्स करने का, उसको बाहर के रेस्टोरेंट्स के जंक फूड को, इन सबको खाने का, पैसे को जो है वाहियात तरीके से खर्च करने का, पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा, उसमें उसके अंदर शोषा की एक प्रवृत्ति आ जाएगी। यानी शुद्ध जो अच्छा जो शुक्र है, उच्च का शुक्र है, किसी भी ग्रह से कम्बस, किसी भी तरह से कम्बस ना हो, किसी ग्रह मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में पीड़ित ना हो, तो शुक्र को बहुत ज्यादा मर्यादाशील भी बनाएगा, एस्थेटिक सेंस भी देगा, क्रिएटिविटी भी देगा, मॉडर्निटी भी देगा, और से जो है लैंग्वेजेस का शौक भी देगा, और से जो है पोएम्स, सिंगिंग, मेलोडियस सॉन्ग्स, ये सारी चीजें देगा, घर को सजाने हम सब का देगा। लेकिन वही शुक्र के दूषित हो जाने के बाद शुक्र जो है, इसमें जो फुटलूज वर्ड की यूज किया गया है, फुटलूज का मतलब होता है जो आदमी घुटन फील करता है मर्यादाओं के क्षेत्र को लेकर। उसे ये होगा कि मुझे तो पार्टी करनी है, मुझे तो अपनी, उसके पति कहेंगे कि आज जो है बच्चे को थोड़ा बुखार है, वो कहेगी नहीं मैंने तो पार्टी का प्रोग्राम बनाया है, तो मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, मैं तो आज हमारे तो ये भी फ्रेंड आ रहे हैं, फ्रेंड्स के हस्बैंड भी आ रहे हैं, तुम भी चलो। तो इस तरह की चीजें, जो कि चीजें अप्रोप्रिएट नहीं होती अपनी दिशा निर्देश में, अगर आप देखें, जैसे आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद माता पिता स्वयं यहाँ बैठे हैं, अगर बच्चे को बुखार है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है लाइफ के अंदर, और ऐसे में बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो तो ये यानी कहने का मतलब है कि प्लेनेट का दूषित होना भी आपको देखना होता है, तभी आप
ये डिफाइन कर पाएंगे कि एज ए दारा कारक आपको पति या अथवा पत्नी कैसी मिलेगी। अब यही शनि है, शनि अगर दूषित हो जाते हैं तो शनि, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सफाई के मामले में शनि नंबर 1 है। क्योंकि शनि जो है कोई भी काम करते हैं तो नहा के पूरा पूर्ण एक तरह से संकल्प लेके, अगर वो मंत्र भी साधना करेंगे तो मंत्रों की संख्याओं को डिसाइड करके, डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं तो बड़ा डिसिप्लिन के साथ में पूजा करेंगे। उसी प्रकार से जैसे कि वैदिक संस्कार हैं उस तरीके से पूजा करेंगे, हवन करेंगे। लेकिन यही शनि अगर दूषित हो जाए, यानी कि सूर्य के साथ बैठ जाएं या नीच के हो जाएं अथवा ये राहु केतु के साथ में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति को बहुत फिल्दी बना देंगे। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति को इन सब चीजों के लिए और नीति के विषयों से हटा देंगे। यानी कि जब उसका जो तामसिक रूप है वो तामसिक रूप ज्यादा प्रदर्शित होने लगेगा, उनका गुस्सा होना, उनका चीखना चिल्लाना, घर के अंदर डोमेस्टिक पीस हैप्पीनेस को खत्म करना, किसी आदमी पे भी कोर्ट केस कर देना, किस तरह के जो है झगड़े फसाद और जो और चीजें जिनसे कि हम शांत प्रिय लोग अलग जाने की कोशिश करते हैं उनमें वो घुसने की कोशिश करेंगे। इस तरह का प्लस जो हमारी एक सोबत होती है, यानी कि हम किस तरह की सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो भी हमारे मानस पटल पे बहुत बड़ा एक छाप छोड़ती है। अब ऐसे में उसको शनि के दूषित हो जाने से उसकी अपनी सोबत या उसकी अपनी अपना जो सर्कल होगा वो सर्कल लो ग्रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उसका अपना भी स्वभाव धीरे धीरे खराब होने लगेगा। इसके अलावा राहु केतु दारा कारक नहीं बन सकते कि अगर 8 दारा कारक अगर बनते हैं कि सप्तावाम अष्टावाम हुआ जो उन्होंने बोला है, वो सिर्फ इसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में होते हैं, लेकिन बिड़ले से बिड़ला लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अगर कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि 2 ग्रह जो है एक ही 4 कारक बनते हैं तब राहु बन सकते हैं, केतु नहीं बनते, राहु बन सकते हैं दारा कारक। राहु का दारा कारक होने में ये होगा कि एक फॉरेनर की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है, एज के डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। राहु अगर दारा कारक होंगे तो थोड़ा राहु की अपनी जो प्रकृति आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की है तो साथ में थोड़ा स्कीमिंग माने जाते हैं। मतलब राहु थोड़ा स्कीम करने वाले, उनका दिमाग जो है थोड़ा उल्टा टाइप का ही चलता है, रिवर्स की उनकी चाल है। वो हर चीज में शक करना। दूसरा वो एक डिफरेंट कल्चर को वो बताते हैं कि इसका मतलब पति या पत्नी कोई फॉरेन से पढ़ के आया हो, फॉरेन में रहने वाला हो, या वो सिख परिवार से हो या दूसरी किसी कास्ट से या रिलीजन को बिलोंग करता हो। के अलावा राहु का अगर अच्छा राहु है, अगर शुद्ध राहु है, अच्छा राहु है, त्रिकोण का है, केंद्र का है, ऐसी स्थितियों के अंदर राहु को लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट माना जाता है। संस्कृत लैंग्वेज को भी एसोसिएट किया जाता है राहु से। जर्मन लैंग्वेज जो संस्कृत की तरह से है, या फ्रेंच है, या इंग्लिश है, ये सारी लैंग्वेजेस राहु से आती हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होने की वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं। और बिल्कुल जहाँ पे लोग सब फेल हो जाते हैं वहां कहते हैं कि राहु प्रधान आदमी वहां सक्सेसफुल होता है। लेकिन राहु के साथ में फिल्द भी साथ में है, यानी कि गंदगी भी है। उसकी गंदगी उसके विचारों की भी हो सकती है, शक की भी हो सकती है, उसके शरीर पर के शोधन ना करने की भी गंदगी हो सकती है। यानी ये चीजें जो है, कुछ चीजें कुछ ग्रहों के साथ में संलिप्त हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि इन मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज पीपल टेक बाथ ऑन डेली बेसिस। हमारे वहाँ पे तो आप ये देखिए कि इतनी भी ठंड हो जाती है, जो लोग भी नीति के अनुसार चलते हैं वो लोग भी ठंड के समय भी सुबह उठ के स्नान करते हैं। तो मैं ये कह रहा था जैसे हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं तो वो वशिष्ठ गोत्र के हैं ब्राह्मण, तो वो ये मैंने देखा हमारे मौसा जी फूफा जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और वो लोग जो है स्नान करने के लिए, जो प्रयागराज में जो रहते हैं वो लोग तो गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। या सुबह के समय जो है उन्होंने कभी गीजर की परवाह नहीं की, उन्होंने हमेशा जो है ठंडे जल से ही स्नान किया, उसके बाद उन्हें पूजा पाठ की। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मैंने तारा कारक के रूप में सभी ग्रहों के बारे में बताया है, लेकिन हमें जिन बातों को समझने की जरूरत है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है अपने पति को या पत्नी को समझने के। एक होता है धारा कारक, दूसरा होता है उपपद लगन जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की प्रिविलेंस को बताते हैं। ये बताता है कि भाई आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, पत्नी की आयु कितनी होगी, आपका पति और पत्नी का संबंध कितने लंबे समय तक चलेगा, किस तरह के डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्प्यूट नहीं होंगे, आने के बाद में
जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी का पाँव पड़ा आपके घर में, तो आपके घर में धनार्जन हुआ, धन की वर्षा हुई, तो ऐसी स्थिति होगी या इसका रिवर्स होगा, ये सब चीजें उपपद लगन बताएगा। इसके अलावा एक दारापद भी होता है। दारापद क्या है? 7th हाउस का आरूढ़ है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं जिससे आप पत्नी या पति के बारे में देखते हैं। धारापद जो होता है वो, उसका और उपपद में क्या फर्क है उसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, धारापद जो है एक तरह से 7th हाउस को ज्यादा डिटेल में बताता है। और 7th हाउस आप जानते हैं कॉपुलेशन का है, कंजुगल ब्लिस का है, वो मैन वाइफ रिलेशंस का है। एट द सेम टाइम वो आपके बिजनेस का भी है और आपके डेली रूटीन का भी है। वो ये भी बताता है कि आपका धनार्जन ऑन ए डेली बेसिस कैसा चल रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं, पत्नी के आने के बाद में आपके धन की स्थिति कितनी उठती है ऊपर, कितनी खराब होती है, ये आपको धारापद बताता है। धारापद इसी प्रकार से बताता है कि आपके दारापद से ही पता चलता है कि आपकी पत्नी अथवा पति का राज समाज के अंदर क्या इवेल्युएशन होने वाला है, उनका अपना स्वभाव किस प्रकार से। जैसे आप जानते हैं कि आरूढ़ इज अ परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज व्हिच इज बेसिकली ग्राउंडेड इन रियलिटी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि परसेप्शन एक बार तो, पहली बार तो कोई भी किसी भी तरह का वो दे सकता है, मतलब एक झूठा सा एक माहौल क्रिएट कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू ए लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ समवन, उसके अंदर कुछ कुव्वतें होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबलाइज्ड हो, अनप्रेडिक्टेबल ना हो, तभी उसकी जो छवि बनती है वो राज समाज में बहुत लंबे समय तक बनती है। तो इसलिए दारापद के द्वारा ये भी पता चलता है कि आपके पति अथवा पत्नी की छवि राज समाज के अंदर कैसी रहेगी और किस तरीके का उनको जो है सम्मान मिलेगा, किस तरह की उनके अंदर स्किल सेट्स होंगे, किस तरह की नॉलेज होगी, किस तरह का वो काम कर रहे होंगे जिससे उनको इस तरह की इज्जत बख्शी जाएगी। तो दारापद, लेकिन क्योंकि दारापद का संबंध आपके 7वें हाउस से भी है और वो 7वां हाउस जो है एक्सटर्नल वर्ड है, इसलिए कहा जाता है कि दारापद को जब आप देखते हैं, अगर आपने कोई इन बातों को देखना है कि पति अथवा पत्नी का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा, कोई इस तरह का उसके कोई दोस्त यार जो हैं ऑपोजिट जेंडर के ऐसे तो नहीं होंगे जिनके साथ में वो आपको, यानी कि व्यक्ति को थोड़ा साइड कर दे, उनके साथ में ज्यादा वो संलग्न हो जाए, तो वो दारापद से आपको पता चलेगा। वो आपको पद से नहीं पता चलेगा, वो आपको दारा कारक से अब पता चलेगा जब दारा कारक पीड़ित होगा आपकी को, तब आपको पता चलेगा कि किसी तरह का फुटलूज मामला है कि नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा आपको दारापद बता देगा कि मैंने आपको बताया था कि माउंटेड ऑन दी हॉर्सबैक का मतलब है कि जो भी आरूढ़ है, पता है, वो पता आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे आपको चीजें हैं वो क्रिएट करता है। हाँ मधु जी, बोलिए। प्रणाम गुरु आचार्य जी। आप दारा कर्का का बात कर रहे हैं, सो आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट द दारा कर्का, लाइक you know how some people um like these days, like in United States, it's always like people don't do arranged marriages, it's always like love marriage. हम्म, So when there are some people like their love marriage, their relationships keeps breaking. So how do we look at that? Because I know someone, they've been reaching out to me, and then she met someone, so they dated for a year, then the guy broke up. Then again she met someone and he broke up in like few months. So she had like 3 broken, like okay. relationships. Madhu ji, actually astrology has one component which is very very important and it has always been advised to look into it. That is called as Desh Kal Patra. Point is that the culture has very indelible impression on the minds of people. If you go to Netherlands where the sex is very very open kind, or if you go to many of those states, for example, even in Russia also, they are not very conservative as far as the relationships are concerned. But one thing that I've seen in the European countries or the Western countries like the US as well as England and many of the advanced developed European countries, I found that they let bygone be bygone. They say what has happened in the past, they don't bother themselves. But so long as you get into a relationship with a person, they want it to be so impeccable, so much of loyalty and faithfulness that they actually demand from the party.
what I haven't been to all these countries, but I've been an avid watcher of many of the Hollywood movies, and I found that this is very, very strictly being followed over there. Once you get into a relationship, they say that what has happened in the past, we are ready to forget that, and you are ready to forget my past. But once we have gotten into a relationship, so they would, during even the courtship period, they would be requiring the other person to always be very faithful and loyal to him. And if that loyalty is missing, I miss any time. See, for example, Oh, okay. Sorry to interrupt you, Charity. But no, this is like there's no question of loyalty here. It's a long distance relationship. So she's pretty young. She's like in her, she's 29. So it's a long distance relationship. They've been dating each other. So she had one relationship that the guy always break up. Ki, oh, it's नहीं, a जो मैंने long आपसे ना, जो handle. मैंने पहली बात बोली थी देशकाल हाँ, पात्र की, मधु जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, देशकाल पात्र का मतलब है हर सोसाइटी के अपने कल्चरल एनवायरमेंट्स होते हैं। वो कल्चर जो है वो बड़े इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ते हैं बचपन से। वो बच्चों के समय से ही उसके इम्प्रेशन जो हैं कॉन्क्रीट होते जाते हैं माइंड पे। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो कि विच इज सो वेरी sacrosanct in India, we like many of the Asian countries, this is very sacrosanct. Sacrosanct is almost a very religious kind of relationship that we perceive in India, especially in India. I would not say even for Pakistan, but we perceive in India that once a relationship people have gotten into, so they would like to respect that relationship and would like it to be continued. Now, this is also getting diluted in India also with modernity, and girls also getting economically independent, girls also getting into good jobs. So now they care less and less for it. लेकिन जो आपके जो अमेरिका की जो बात है या इंग्लैंड की जो बात है या डेवलप्ड कंट्रीज की बात है, उनका देशकाल पात्र के हिसाब से उन्होंने कभी भी इतना सैक्रोसेंट इस रिलेशनशिप को नहीं लिया है। दूसरा, उनके वहां पे कोई ऐसा सोशल कैस्टिगेशन नहीं है कि if somebody's marriage is broken. In India, it will be the person is going to be looked down. You see, it's not the first time, but the second time and third time, if the marriage breaks for one single मैरिज person. नहीं हुई, मैरिज नहीं हुई और फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं उनका, बिकॉज आई नो हर, फिजिकल नहीं, रिलेशनशिप भी ये नहीं, मैरिज ये भी फिर नहीं। ये फिर ना धारा धारा कारक से धारा पद से नहीं आएगा, क्योंकि तो बिलीवेड का ही विषय हो गया। बिलीवेड का विषय तो फिफ्थ हाउस से आएगा। किसी का फिफ्थ हाउस अगर बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड होगा, या if the fifth house has a lot of influences of like the benefic planet, the one is going to be so very lucky as to get in during matlab in the journey of life, is going to get into lot many people in the relationship of courtship. So, and if that has a relationship with the seventh house or the 12th house, then one is going to go into man-wife relationship, critical relationships also. As you see in your country, it is not a taboo. It's not a social taboo if somebody has got into a physical relationship also during the courtship periods. But in नहीं, India, उसकी it's a taboo. दशा भी चल रही है, हर सेजिटेरियस दशा इज गोइंग ऑन, चर दशा, एंड वही फिफ्थ हाउस की दशा है, एंड मून इज इन द फिफ्थ हाउस। नहीं, मधु सो जी, ना पहले आप सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न में धाराकारक, उपपद और धारापद, इनका इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं होता जब तक कि मैरिज की सिचुएशन नहीं होती। जब आप कभी भी बिलीवेड की बात करते हैं या इस तरह की कोर्टशिप की बात करते हैं, तो आप प्राइमरली आप फिफ्थ हाउस की बात कर रहे हैं, जहाँ से कि बिलीवेड निकलते हैं। अब नहीं, मैरिज हम होती है, देखते हैं क्यों बार बार ब्रेक हो रहा है, क्योंकि उसकी फिफ्थ हाउस की तो दशा हाँ, तो है। इसका मतलब है, तो आप ये समझिए कि फिफ्थ हाउस में कोई ना कोई कुछ ना कुछ खराब जरूर होगा। दूसरा, इसका जो कारक होता है, कारक उसका जो प्लैनेट है, वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप का वो वीनस होता है। और अगर वो मैरिज में कन्वर्ट होता है तो जुपिटर होता है लड़की के लिए। और दूसरा जो है ना, मंगल, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिससे कि हम लड़की के हस्बैंड के नेचर और उसके हेल्थ को हम इवेलुएट करते हैं। तो मंगल का भी खराब होना, मंगल और शुक्र जो है, ये दोनों एक ऑपोजिट पोलैरिटीज को बिलोंग करते हैं, तो यही अट्रैक्ट करते हैं।
मैन का जो मंगल है और लड़की का जो वीनस है, ये दोनों अट्रैक्शंस, लड़की का वीनस क्या है, the men come from the Mars and women come from the Venus. But Venus also being the goddess in Greece of love and beauty, actually that the innate part of a woman, womanhood, वही अट्रैक्शन होता है, वही पोलैरिटीज उनको अट्रैक्ट करती है। जब तक ये वीनस और मार्स का कोई अफेक्शन ना हो और जुपिटर का अफेक्शन होगा तो वो मैरिज नहीं करने देगा, क्योंकि फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड शी हैज टू हैव अ गुड जुपिटर। एंड गुड एंड बैड में यू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंस अपीयर्स। मैंने जैसे आपको बताया कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो उसका मतलब शुद्ध है, जुपिटर अगर अच्छा बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है तो अच्छा है। जुपिटर अगर उसको गुरु चांडाल योग नहीं हो रहा है, गुरु इज नॉट अंडर द राहु केतु affliction or axis, then it's a good Jupiter. If Jupiter is not with the Mars, Jupiter even with the Mars is a very tamasic planet and Jupiter is a very sattvic planet. So उसका मतलब the prakriti of Jupiter is going to be is with an absorption of the tamsicness and fieriness of the Mars. तो वो उस तरीके से वो मॉड्यूलेट हो जाता है। नहीं, जुपिटर तो अच्छा है उसका, जुपिटर सेकंड हाउस में है, गुड। बट अगर आप 3, 6, 9, 12 का देखें, यू नो, इफ यू सी द, सो उनका आपस में कनेक्शन है, बिकॉज़ मधु जी एक बात आप समझिए कि विदाउट द हॉरोस्कोप इन फ्रंट ऑफ मी आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस, बट what I want you to no, it's a class. You see, point is everybody start asking about their any of the associates horoscope. There's about 18 people, so the entire time is going to be wasted in that. But I want you to understand the concept. What is the concept? Concept is that the purity of Venus, whether it's a male chart or a female chart, purity of Venus is the key thing for a beloved's relationship to be in a consolidated manner, not being destabilized. तो वीनस की प्योरिटी बहुत जरूरी है उस हॉरोस्कोप के अंदर। अगर वीनस इम्प्योर है किसी भी तरीके से, चाहे वो 6, 8, 12 में बैठ के इम्प्योर है, चाहे वो नीच का होकर इम्प्योर है, चाहे उसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन नीच भंग उसका जो प्लैनेट कर रहा है वो तामसिक प्लैनेट है, अब भी उसके अंदर इम्प्योरिटी आती है। अगर किसी तरह से वीनस की इम्प्योरिटी होगी तो बिलीवेड कभी भी स्टेबलाइज नहीं मिलने वाला। They're going to be. Then second thing is that आप ये देखिए breakup किस वजह से होता है। तो हर Mars will denote what kind of man that she is going to get aligned to. अगर उसके Mars में अगर प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब she may get somebody who may have even different sexual preferences. मतलब उसकी sexual preferences भी उसके हो सकते हैं कि वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल अगर खराब होगा तो लड़की की हेल्थ खराब होगी, जो उसका बिलीवेड होगा। मंगल अगर खराब होगा तो लड़के का नेचर खराब होगा, उसके अंदर गुस्सा होगा। मंगल का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है लड़की की कुंडली में, टू हैव ए गुड बिलीवेड एंड ए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। ये तो हमें कांसेप्ट को समझने की जरूरत है। अफ्लिक्टेड है सन से और राहु से, और 8th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स अच्छा है लेकिन वीनस उसका अफ्लिक्टेड है। आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई आई थॉट you have already said the answer. You have already said the answer. तो हमें ना मधु जी हमें क्या करना होता है, हमें क्लासेस के अंदर we need to create a clarity of concepts. एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, that it doesn't matter whether it's one horoscope or 10,000 horoscope. Everywhere you will be applying the same concepts, and you will win. Yeah, no, I was trying to understand कि why she, her relationships are breaking up, so that's उसी का कारण है ना कि अष्टम हाउस में बैठेगी। वैसे अष्टम में बैठेगा तो अष्टम का मतलब यही हो गया कि अष्टम का मतलब होता है जो भी प्लैनेट अष्टम में बैठेगा वो प्लैनेट जो है लोएस्ट स्टेप में आ जाता है, तो उसकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव ज्यादा होने लगती है। क्योंकि अष्टम का जो प्लैनेट होता है ना वो चीटर बना देता है। वो चीटर अगर उस व्यक्ति को नहीं बनाएगा तो उसके आने वाले बिलीवेड को चीटर बना देगा। तो ये कब टूटता है, रिलेशनशिप टूटता जब ये जब एक आदमी चीट करे या दूसरा आदमी चीट करे। ये मधु जी आपका समय हो गया। हाँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक चार्ट है अपने का किसी का, तो सर उस पर डिस्कशन करनी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सर डिस्कस करूंगी तो क्लास रुक जाएगी, फ्लो टूट जाएगा, तो मैं बाद में करूं कि किस समय करूं?
आप बता दीजिए किस तरह का, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं आई विल नॉट डिस्कस द चार्ट। सर ये चार्ट है, वृष लग्न की कुंडली है सर, इनका लग्न लॉर्ड 6 हाउस में है शुक्र, ठीक है। ठीक है, और ठीक है। सर नवमांश में वो सर वो वर्गोत्तम है। अच्छा, इसका मतलब तुला का है शुक्र। जी सर, ठीक है। लेकिन सर अगर हम इसका उपपद देख रहे हैं तो इसके सेकंड हाउस में केतु आ रहा है, अच्छा। ठीक है। बंदे की शादी इस समय बीच मझधार में अटकी हुई है, तो हम अभी लक्ष्मी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उपपद लगन में अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। उपपद लगन में यूं समझ लीजिए, उपपद लगन में अगर सेकेंड हाउस हमारा अगर पीड़ित होता है, अगर हमारा सेकेंड हाउस अच्छा नहीं होता, सेकेंड हाउस के अंदर में केतु जैसा प्लेनेट होता है, तो केतु को एस्टिक माना जाता है, उसको एक सन्यासी माना जाता है, उसको जो है वो मैरिज के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। उसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ केतु को नवाजी गई है कि केतु कुल की उन्नति के लिए तो काम कर देगा, यानी कि बच्चा तो पैदा कर देगा। सर लड़की के चार्ट में भी सेम यही है, और लड़के के चार्ट में सर शुक्र दारा कारक है जो कि 0 डिग्री का। हाँ, अब देखिए ना, दारा कारक हो जाना, देखिए जहां तक डिग्रीज की बात है, डिग्रीज पे ना ऋषि जैमिनी ने बहुत ज्यादा वो नहीं दिया है। जैसे ऋषि पाराशर ने दिया था कि कोई वृद्धावस्था या वो जैसे बालक अवस्था, ये सब तो वो बातों को ऋषि जैमिनी ने दिया। लड़के की हॉरोस्कोप में एक अच्छा फैक्टर है कि उनका दारा कारक शुक्र है, और शुक्र अगर दारा कारक है तो वो अच्छे रिजल्ट, यानी कहने का मतलब है वो इस मैरिज को पुल कर सकता है। लड़की का दारा कारक कौन है? सर अभी मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि अभी दारा कारक की क्लास चल रही थी, तो इसलिए मैंने पूछना थोड़ा सा सही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक बात जो जब आपने प्रश्न पूछ लिया, इससे मैं आपको ये बता पाऊंगा, लड़के और लड़की का जो दारा कारक होता है उसको हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हॉस्टाइल का मतलब होता है, जैसे एक का दारा कारक सूर्य हो गया, दूसरे का दारक शुक्र हो गया, तो आप जानते हैं सूर्य और शुक्र एक दूसरे के प्रति इनिमिकल ऑन बोथ साइड है। दो ही ग्रह ऐसे हैं विच आर एनिमीज बोथ वेज, एक है सूर्य शनि और एक है सूर्य शुक्र। उस दारा कारक अगर किसी का सूर्य हो गया लड़के का, लड़की का हो गया शुक्र, उसके बाद हॉस्टाइल हो गया। किसी का सूर्य हो गया, लड़की का सूर्य हो गया, लड़के का अगर शनि हो गया तो हॉस्टाइल हो गया, क्योंकि एनिमी फ्रॉम बोथ फेज हो गया। एनिमीज बोथ फेज होने का मतलब है ये विवाह को नहीं टिकते थे, हमेशा फाइट फ्रिक्शन की स्थितियां पैदा होंगी। अब ये कब नहीं होंगी फाइट फ्रिक्शन की स्थितियां? जब ये ग्रह अच्छे बैठे होंगे कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में, और नवमांश के अंदर भी ये अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे, केंद्र और त्रिकोण में बैठे होंगे, उच्च के हो सकते हैं, अच्छी स्थितियों में हो सकते हैं, तो फिर वो इनिमिकल होने के बावजूद भी वो उसे खराब नहीं करेंगे। तो दूसरा एक 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 कंपोनेंट जो है ना विवाह में, मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, वो दिखाया जाता है कि लड़के का उपपद लगन लड़की के उपपद लगन से षडाष्टक या दृढ़ द्वादश नहीं होना चाहिए। अगर लड़के का उपपद लगन है, सर तो मैं इस पे काम करके, तो क्या मैं ग्रुप में सर बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट बिल्कुल, करूं इन सबको? एब्सोल्युटली यू शुड पोस्ट इट इन द ग्रुप, क्योंकि इस समय विश्वामित्र साहब को नींद आ रही है, तो अभी तो ये नहीं बताएंगे। जैसे ही आपने ग्रुप में पोस्ट किया तो सर मैं इस पत्रिका के पीछे काफी टाइम से लगी हुई नहीं हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ग्रुप में पोस्ट करें, मैं भी लिखूंगा। और दूसरा, हमारे राजेश चतुर्वेदी साहब माता वैष्णवी के दर्शन से अब लौटने वाले होंगे, अभी लौटते हुए दिख नहीं रहे। मैंने तो कुंडी डालनी बंद कर दी सर। है क्या कह रहे मैंने सर कुंडी डालनी बंद कर दी, मैंने कहा कोई रिस्पांस तो आता नहीं है, मैंने कहा जाने दो। नहीं, अब आएगा लक्ष्मी, आप डालिएगा, आएगा। सर थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर सूर्य शुक्र वैसे भी कंजंक्शन में होंगे तो मतलब दिक्कत करते ही है शादी वाले मैटर में लेकर। ऐसा है नहीं विश्वास साहब, सूर्य और शुक्र का ना कंजंक्शन का, जैसे मेरी कुंडली में भी सूर्य और शुक्र कंजंक्शन में है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेरा विवाह जो है वो बहुत ही, मैं उसे मतलब मेरे दोस्त भी कहते थे, रिश्तेदार भी कहते थे तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे कि तुम्हारा ऐसा विवाह हुआ। अच्छा, सर दूसरा जो है डीएनए ना, कंफर्म हो रहा हूं कंजंक्शन दूसरा है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं इतना ज्यादा प्लेफुल नेचर का, इतना फ्रेंडली नेचर का हूँ, इतना विट एंड ह्यूमर वाला हूँ। वो तो सुनील जी ने मेरी इमेज ऐसी खराब कर दी है कि उन्होंने कहा जी ये बहुत झगड़ालू है, तो प्रताप शील साहब भी डरते हैं मुझसे,
उर्मी गुप्ता भी डरती है, सब डरते हैं। तो खैर अब उनकी बात को आप ना माने, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मेरा आज तक 33 साल इस कॉलोनी में मैं रहते हुए हो गया, मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं। सभी पड़ोसियों से बहुत अच्छे और मेरे सारे रिश्तेदारों से बहुत अच्छे रिलेशन है। और वाइफ के साथ तो ऐसे रिलेशन है कि आप, अगर मैं कभी उनसे ये कहता नहीं कुछ भी, लेकिन वो खुद समझ जाती हैं। मुझे कहीं तकलीफ होती है तो वो बिल्कुल एज ए नर्सिंग एक्सपर्ट की तरह से वो लुक आफ्टर करती है। सर बहुत D9 में कंफर्म नहीं हो रहा होगा ये रिलेशनशिप सूर्य का हाँ जी वीनस का। जी जी जी। सर, हाँ शिवांगी बोलिए। हाँ सर, ये इनके में लड़के के में उत्पद कुंभ राशि का है और लड़की के में सिंह राशि का है। उपपद किस राशि का है? लड़के के में कुंभ का और लड़की के में सिंह राशि का। हाँ तो अब आप देखिए ना, ये सम सप्तम है, सम सप्तम है, लेकिन सम सप्तम होना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि विवाह को ये खराब नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है ये लिंगर ऑन तो कर सकते हैं, यानी कि परेशानियों को लंबे समय तक तो खींच सकते हैं, लेकिन ये कभी भी जो है खराब नहीं करते। अच्छा, कुंभ राशि का जो जिसका भी उपपद है, उसके साथ में एक प्रॉब्लम क्या होती है, कुंभ राशि को ना थोड़ा डिसीटफुल राशि माना जाता है। डिसीटफुल बिहेवियर, डिसीटफुल का मतलब छिपाने वाला, यानी कि वो सामने कुछ और दिखे, पीठ पीछे कुछ और हो। किसका है ये कुंभ का उपपद? सर मेरे अपने भाई का है। उनका, उनके स्वभाव में ना थोड़ा कमी आएगी। उनके स्वभाव में ये आएगी कि वो पूरी बातों को कभी भी कुंभ राशि वाले नहीं बताते। ऐसा नहीं करते, ये बात सच है सर। हाँ, चलिए अब लक्ष्मी जी आपका समय हो गया है। शिवांगी आप। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ शिवांगी, अपना अनम्यूट कर लीजिए। आपके घर से प्रणाम गुरुजी। आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, यदि दारा कारक 6 8 12 में हो तो आपने जैसे बताया कमजोर हो जाता है, पर यदि वो 6 8 12 में जाके उच्च का हो गया हो तो उसको हम किस तरीके से लेंगे? देखिए ये कहा जाता है, कुछ बातों के बारे में ना, ज्योतिष एक बहुत ही खूबसूरत विषय है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये कहा जाता है कि अगर शुभ ग्रह 6 8 12 में बैठ जाते हैं तो क्या होता है। एक नियम है ज्योतिष का जो बहुत खूबसूरत नियम है, वो है शुभ ग्रह अगर कभी भी त्रिक भावों में बैठते हैं तो त्रिक भावों से आने वाली जो कमियां होती हैं उनको पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रह के अपने कारकत्वों में तो नुकसान होता है, लेकिन इसमें कहते हैं गुड प्लैनेट इन अ बैड भाव, द भाव improves tremendous, but the planet also takes a hit। यानी कहने का मतलब है कि वो ग्रह के अपने कारकत्वों में तो जरूर आपको कमी दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो भाव के जो अपने सिग्निफिकेशन होते हैं 6 8 12 के, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि प्लैनेट वहां पे तारा कारक है, वहां जाके उच्च का हो गया है। अगर वो छठे भाव में उच्च का हो जाएगा तो छठा भाव कुरुक्षेत्र का भाव है, जॉब का भाव है, 3Ds का डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, क्रुएलिटी विद सेल्फ एंड विद अदर्स उसका भाव है, सर्वेंट्स का भाव है। तो उस भाव के अंदर सुंदरता आ जाएगी। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को सर्वेंट्स की कमी नहीं। तीसरा, इस व्यक्ति को कोई भी परेशानी लाइफ के अंदर आएगी तो वो बड़े डिप्लोमेटिकली उस परेशानी से बाहर निकलने में सक्षम होगा। अब अष्टम भाव के अंदर में इसी तरह से अगर वो प्लैनेट आ जाए तो कहते हैं कि अष्टम भाव जो है वो कुंडली का चूंकि गड्ढा है, लोटस पोर्शन है, तो उसका मतलब वो भाव ऐसा है जो स्लीजी माना जाता है, छिपाव का है, यानी माइंस का है, धरती से निकलने वाली चीजों का है। उस भाव से जो है आपको वो डिजीजेस दिखती हैं जो भीषण डिजीजेस होती हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है और डायलिसिस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। ऐसी प्रॉब्लम लिंगरिंग ऑन होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। इसी प्रकार से वहां पे बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो इस तरह के रिलेशन जो रैप्ट अंडर द कारपेट होते हैं, या वो नेगेटिविटीज हैं जैसे मैरिजुआना लेना, कोकीन लेना, ये सब होता है। लेकिन क्योंकि उसी भाव से अच्छाइयां भी है, अध्यात्म भी है, उसी भाव से ये मोक्ष त्रिकोण का ये मिडिल का हाउस होने की वजह से 4 8 12 का ये भाव जो है D20 चार्ट के अंदर में सबसे सर्वोच्च सर्व भाव माना जाता है। एक व्यक्ति का षड रिपुओं पे कंट्रोल करना और अध्यात्म और मोक्ष की
तलाश में आगे तक बढ़ते हुए जाना। अब यहाँ पे उच्च का अगर ग्रह हो जाएगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देगा। याद रखना शिवांगी, आध्यात्मिक और रिचुअलिस्टिक में दोनों में फर्क है। मैं जो काम करके आया हूँ हरिद्वार में, पिताजी का तिथि का श्राद्ध और अपने सभी कितने भी हमारे पितृ थे उनके पितरों का नारायण बलि वगैरह, इसे आप क्या बोलते हैं, ये इसे रिचुअल्स बोले जाते हैं। रिचुअल्स का मतलब होता है जो हमें वेद उपनिषद और उनके द्वारा, पुराणों के द्वारा जो हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से क्या करें, उसका एक विधान, विधि विधान है, उसे रिचुअलिस्टिक कहा जाता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम मीरा जैसे भक्त की बात कर रहे हैं जो कि कृष्ण में विलीन हो जाए। हम जो है सूरदास जैसे, जो सूरदास आपको मालूम है कि सूरदास जी मतलब ब्लाइंड हो गए थे, और सूरदास जी जो है वो उनके कृष्ण में लिप्त हो गए थे, यानी कृष्ण के अलावा उन्हें कोई दिखता ही नहीं था। उन्होंने लिखा कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी कहने का मतलब है उन दिनों के हवाई जहाज तो होते नहीं थे, पानी के जहाज होते थे। एक पंछी अगर इतने बड़े समुद्र में अगर जब उड़ेगा वापस आके बैठने की तो उसको कोई जगह मिलेगी नहीं, जहाज पे आएगा। तो कहते हैं मैं सारे के सारे भगवानों को चक्कर लगा के देख चुका हूँ, लेकिन हम मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब कृष्ण के अलावा मेरा मन कहीं और सुख नहीं पा सकता। अब ये हमारे डॉक्टर अरविंद को तो ये पूरी पूरी कविता याद होगी या मालूम होगी। मैं तो इस बात में है ना, आप लोगों से कभी, मैं तो ट्रांसपेरेंट, मैं आपको बताता हूँ, आई एम नॉट गुड इन संस्कृत। आई एम एट वन पॉइंट इन टाइम आई वाज वेरी गुड इन पोएट्रीज। फिर मेरी वाइफ ने झाड़ा लगा दिया। उसने कहा कि पोएट का भूत, कवि के भूत निकल बाहर, तो उसके बाद वो समाप्ति हो गई। तो बहरहाल कहने का मतलब शिवांगी आप समझी, जब आप वहां पे उच्च के ग्रह की बात कर रही हैं, उच्च का ग्रह ना उसी की प्रकृति को परिवर्तित कर देगा, उसके पॉजिटिव जो सिग्निफिकेशन है उनको बढ़ा देगा। और सबसे बड़ी जो पॉजिटिविज्म है 8th हाउस की, वो अध्यात्म है, गहराई है, स्पिरिचुअलिटी है, वो मोक्ष त्रिकोण का मिडिल का हाउस है। वहां जाके तो आप समाधि पे चले जाते हैं 12वें हाउस में, लेकिन 8वें हाउस में आप षड रिपुओं पे पूरा कंट्रोल पा लेते हैं और आप उस स्थिति में आ जाते हैं जहां पे कि जो आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, वो आपके कंट्रोल में आ जाती हैं और आप ईश्वर में विलुप्त होने लगते हैं। उसी तरीके से 12th हाउस है, 12th हाउस जो है उससे अगर आपका बेड प्लेजर आता है, 12th हाउस से अगर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन भी आ रहा है, किसी का इम्प्रिजनमेंट भी आ रहा है, तो साथ में वहां से विदेश भी आ रहा है, वहां से मोक्ष भी आ रहा है। वहां बैठा हुआ उच्च का ग्रह बहुत अच्छा वो करेगा। एक आदमी को बड़ा, वहां से इन्वेस्टमेंट भी आता है तो बड़ा वाइज इन्वेस्टमेंट। आर यू सेटिस्फाइड? जी गुरुजी। और किसी ने कुछ पूछना? नहीं पूछना तो हम उसको पढ़ते हैं। 9 बज गए हैं, हमारा उपपद को पढ़ लेते हैं। ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है पद लगन? तीसरा दिख रहा है। अच्छा जी, जैसे इसमें कहा है, मैं पढ़ने का तो पढ़ रहा हूँ लेकिन गायत्री जी मुझे करेक्ट करती हुई चलेंगी। उपपदम पदम पितृ पितृनु चरत, उसका मतलब है कि जो आरूढ़ होता है 12वें हाउस का, राशि कुंडली के 12वें हाउस का जो आरूढ़ है उसको ही उत्पद लगन कहते हैं और इसको गौना पद भी बोलते हैं। ये जब भी कभी उपपद लगन आप निकालते हैं तो इसकी हमेशा जो काउंटिंग होती है वो जोडाइकल काउंटिंग होती है, यानी कहने का मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही आप काउंट करेंगे। इसमें इसमें आगे उन्होंने कहा ये पूरा ही उपपद पर जो हमारे उपदेश सूत्र हैं जो जैमिनी महर्षि जैमिनी ने लिखा है, ये संस्कृत आपको इसलिए डाला गया है कि किसी को संस्कृत में अगर इंटरेस्ट हो तो वो संस्कृत भी पढ़ ले, इसलिए डाला गया। इसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला तत्र पापस्या, पाप योगे प्रविज्या दारनाशो वाह। इसका मतलब प्रवज्य योग भी बनता है। अगर सेकंड, अगर उपपद लगन से द्वितीय भाव में अगर कोई पापी ग्रहों का आस्पेक्ट हो या पापी ग्रह अगर उसमें बैठे हो तो व्यक्ति अपनी पति अथवा पत्नी से विछोह काफी जल्दी हो जाता है। विछोह का मतलब है वो
इट कुड बी अ डेथ और इट कुड बी डिवोर्स। और दूसरा, अगर ये नहीं होगा तो वो आदमी जो है सेंट बन जाएगा, रिनाउंस करके संसार से विमुक्त होके वो सन्यासी बन जाएगा। तो ऋषि जैमिनी ने यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया है, लेकिन मुझे जो बात समझ में आती है, मोर दी मेलेफिक प्लैनेट्स अलॉन्ग विद बेनिफिक प्लैनेट्स, तब तो वो रिनाउंस करेगा वर्ल्ड से और सेंटली बनेगा। लेकिन अगर वो जो है उपपद लगन के द्वितीय भाव में ज्यादा प्लैनेट जो होंगे वो पापी होंगे, मेलेफिक होंगे, वही कंजंक्ट कर रहे होंगे, वही एस्पेक्ट कर रहे होंगे। आपको मालूम है जैमिनी के अंदर राशियों की दृष्टि है और म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है राशियों का। ऐसे में जो है वो स्पाउस की जल्दी डेथ हो जानी चाहिए या जल्दी ही डिवोर्स हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पे अगर बेनिफिक प्लैनेट्स भी होंगे तो फिर वो सेंटली बना देगा। वो जो है वो व्यक्ति को प्रवज्य योग दे देगा। प्रवज्य योग में व्यक्ति जो है संसार से विमुक्त हो जाता है, यानी वो सांसारिक नहीं रहता। और इसमें मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया कि उपपद जो है वो दारापद से किस तरह से फर्क है, क्योंकि दारापद क्या है कि आरूढ़ है 7th हाउस का, और जो उपपद है, उपपद जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बताता है, यानी कि उसके पुख्ता होने को बताता है। ये बताता है मैरिज कब होगी, मैरिज जो है कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी, कितनी टिकाऊ होगी। लेकिन दारापद क्योंकि एक सेक्सुअल एपेटाइट का भाव है, क्योंकि 7th हाउस को वो डिटेल में बता रहा है एक व्यक्ति सेक्सुअली कितना एक्टिव है, वो कितना ढूंढ रहा है। और साथ में चूंकि 7th हाउस से हम बिजनेस और फाइनेंस भी देखते हैं, तो पत्नी के आने के बाद में उसके बिजनेस और फाइनेंस की स्थिति क्या होगी और खुद के फाइनेंस की स्थिति क्या होगी, पत्नी के फाइनेंस की स्थिति मैरिज के बाद होगी, ये दारापद बताएगा। दारापद जो है वो रेलेवेंट उन केसेस में हो जाता है जहाँ पे कपल में से किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है। तो उसका मतलब दारापद को भी आपने देखना चाहिए जब भी आप मिलापक करते हैं। तो दारापद में किसी तरह की अगर आपको ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं कि ऐसे शुक्र और मंगल बैठ गए दारापद के सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में, तो या पंचम भाव में, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक जने का जो है सेक्सुअल रुझान ज्यादा हो। जुपिटर जो है उपपद लगन के कारक माने गए हैं गुरु, दोनों के लिए, लड़के और लड़की के लिए। और शुक्र चूंकि पॉपुलेशन मैन वाइफ रिलेशंस के कारक होते हैं, तो वो दारापद के कारक माने गए। कारक जो है एक मिनिस्ट्रियल पावर के होते हैं, कारक की बहुत ज्यादा अहमियत और इम्पोर्टेंस मानी गई है। तो कारक की स्थिति को इवेलुएट किया जाता है, जैसे उपपद लगन में आपको गुरु के कारक होने की वजह से गुरु की स्थिति को देखना होता है, वैसे ही शुक्र की स्थिति का अध्ययन करना होता है दारापद को देखते हुए। उसका 5वां पॉइंट है नात्र रवि है पापा। नात्र रवि है पापा, मतलब नात्र का मतलब यहाँ पे है कि नहीं होता, रवि ही पापा, रवि का मतलब सूर्य, पाप नहीं होते। ये ऋषि जैमिनी का सूर्य जो है वो उपपद लगन के लिए मेलेफिक या पापी ग्रह नहीं माने गए हैं। जब उनको पापी तभी माना जाता है अगर वो सूर्य कुंडली के अंदर में नीचे हों और बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, उनके ऊपर एस्पेक्ट जो है वो इस तरह के पापी ग्रहों का पड़े, जैसे शनि का, राहु का, इस तरह का कोई एस्पेक्ट पड़ रहा हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट आप जानते हैं जैमिनी में पढ़ते हैं, या उनका कंजंक्शन जो है इस तरह के पापी ग्रहों से हो, जैसे कि सूर्य से, मंगल से, या आपके राहु से, केतु से, तब जाके उनको पापी माना जाता है। सूर्य हमेशा इनको बेनिफिट लिया जाता है, नात्र रवि पाप, मतलब सूर्य को पापी नहीं लिया जाता। अब उन्होंने बोला है उसके बाद जो 6 पॉइंट है, शुभ द्रव्योगत्रा, जो द्वितीय उपपद लगन का जो द्वितीय भाव है, अगर उसमें शुभ ग्रह अगर बैठे हों या शुभ ग्रह का एस्पेक्ट हो, तो लॉस ऑफ जो स्पाउस होगा वो नहीं होता है, और इसी प्रकार से रिनंसिएशन फॉर सेंटहुड, प्रवज्य योग नहीं बनता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं ऋषि महर्षि जैमिनी? वे कहते हैं कि उपपद लगन के द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रहों का अगर एस्पेक्ट या कंजंक्शन पड़ता है तो पत्नी से बिछोह नहीं होता, पति से बिछोह नहीं होता, नीदर बाय डिवोर्स और डेथ, यानी कि स्पाउस जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं। और उसी प्रकार से जो ये द्वितीय भाव का प्रवज्य योग है, रिनंसिएशन टू सेंटहुड है, वो भी नहीं होता। इसके बाद उन्होंने 7th पॉइंट दिया, नीचे दार नाशो। नीचे दार नाशो का मतलब है
अगर द्वितीय भाव में उपपद लगन के अगर कोई नीच का प्लैनेट होता है तो स्पाउस की जल्दी डेथ हो जाती है। नीचे दार नाशो, यहाँ कहने का उनका तात्पर्य यह है कि अगर कोई जो ग्रह होता है द्वितीय भाव में उपपद के अगर वो नीच का होता है तो पति अथवा पत्नी की डेथ जल्दी हो जाती है। उच्च बाहु धारण, उच्च बाहु धारण का यहाँ मतलब है अगर वहां पे उच्च के प्लैनेट होते हैं जैसे कि हाउस में उपपद लगन के तो स्पाउस जो है वो काफी अच्छी होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है। और इसका एक दूसरा भी अर्थ टीटीकारों ने जो टीटीज जिन्होंने लिखी हैं इस पे उन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा है कि उच्च का ग्रह अगर सेकंड हाउस में उपपद लगन के बैठेगा तो ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को कई पत्नियों का योग बन जाए, के पास में मतलब पत्नियों की कमी ना हो। मतलब ये हो सकता है शेखों पे लागू होता हो आपके कुवैत में और सऊदी में। अगर वहां पे उच्च का प्लैनेट है अगर सेकंड हाउस में उपपद लगन के तो हाउस अच्छी होती है और लॉन्ग लिव्ड होती है। ये तो इसका प्लेन इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो टीकाकार हैं उन्होंने इसका और इंटरप्रिटेशन किया है। वो ये कहते हैं कुछ केसेस में कई वाइफ्स या कई स्पाउसेस होने का योग बनता है। फिर युग्म चाह, युग्म चाह का मतलब होता है और युग्म चाह इन केस युग्म चाह इसमें है कि जेमिनी राशि अगर इसमें फॉल करे सेकंड में उपपद लगन के तो व्यक्ति को कई पत्नियों का योग बनता है। यानी कहने का मतलब है कि उपपद लगन जो भी हो उसके द्वितीय भाव में अगर मिथुन राशि अगर फॉल करती है तो उसमें व्यक्ति को काफी वाइफ्स होने का योग बनता है। बाद उन्होंने कहा तत्र स्वामी युक्ते स्वरक्षे व तद्वतेव युक्ता रायुषी निरोधर। मुझे तो अब संस्कृत जब सीखूंगा तो अगली बार आपको जब जेमिनी पढ़ाऊंगा मैं फर्राटे से इनको बोलूंगा। तो बहरहाल इसका मतलब यह है कि अगर जो सेकंड है वो उपपद लगन से, और मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि सेकंड हाउस जो है उपपद लगन का, उपपद का जो स्वामी है अगर वो सेकंड हाउस से संबंधित हो यानी कि वहां पे बैठा हो। उपपद लगन जैसे जो किसी का उपपद लगन सपोज अगर 3 नंबर का बन रहा है तो उपपद लगन का स्वामी क्या हुआ, बुध अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए यानी कि कर्क में बैठ जाए तो इस बात को कह रहा है कि सेकंड फ्रॉम दी उपपद लगन इज कंजॉइंड बाय इट्स लॉर्ड, मतलब उसके उपपद लगन के स्वामी से उसका संबंध बनता हो। या जो द्वितीय भाव का जो स्वामी है, द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो किसी अपने दूसरे साइन में बैठा हो, सेकंड साइन में, क्योंकि द्वितीय भाव का जो स्वामी है आई एम सो सॉरी वो ये कहना चाह रहा है कि सेकंड हाउस जो है उपपद लगन से वो सचेत्री हो यानी उसमें उसका स्वामी बैठा। सेकंड हाउस उपपद लगन से जो भी है उसमें या तो उपपद लगन का स्वामी बैठा हो या उपपद लगन या उस सेकंड हाउस का स्वामी अपनी दूसरी राशि में बैठे उन हाउस का हो गया सेकंड साइन में, या फिर वो उच्च का हो जाए। तो लॉस ऑफ स्पाउस जो है वो बिल्कुल जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा उस समय होगी। यानी इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि स्पाउस की लॉन्ग लाइफ, मतलब वो उस व्यक्ति की भी लंबी आयु होगी, वो भी जो है वृद्धावस्था में, तो उसका स्पाउस भी वृद्धावस्था में। अब इसको दोबारा से समझ लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जो उपपद लगन के दूसरे भाव में दूसरे भाव का स्वामी स्वक्षेत्री हो या अपनी दूसरी राशि में बैठा हो वो साइन में, उसकी ऐसे 5 ग्रह हैं जिनकी 2 राशियां हैं, जैसे मंगल है, शनि है, गुरु है, शुक्र है और बुध है, ये 2 राशियों वाले स्वामी हैं। तो उपपद लगन के सेकंड में स्वक्षेत्री ग्रह हो यानी कि अपने ओन हाउस का हो, या वो जो ग्रह है वो दूसरी अपनी राशि में बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो। ऐसे में क्या होगा कि जो पति अथवा पत्नी जो होंगी वो लॉन्ग लिव्ड होंगी और व्यक्ति जो है लंबी आयु का होगा तो उसकी पत्नी और पति भी लंबी आयु। उसके बाद नेक्स्ट है उच्चे तास्मी उत्तम कुलाद दर लाभा। इसका मतलब है कि अगर उपपद का जो लॉर्ड है अगर उच्च का होता है, उपपद लगन का स्वामी अगर उच्च का है तो जो पति अथवा पत्नी जो आते हैं वो एक एलिट क्लास से या रिच फैमिली से आते हैं और उनके गुण अच्छे होते हैं, अच्छे गुणों से वो भरपूर होते हैं और साथ में वो एक
उच्च वर्गीय परिवार से आते हैं। इसमें वो फिर वो ये कब वो स्थिति होती है कि जो उपपद लगन का जो स्वामी है उच्च का होना चाहिए। अब ये स्थिति में जो पत्नी होगी वो गुणवान होगी और एलीट क्लास से आएगी, यानी कि रिच क्लास से आएगी। नीचे विपर्या, इसका मतलब अगर उपपद लगन का स्वामी अगर नीच का होगा तो जो पति अथवा पत्नी जो आएगा, स्पाउस आएगा, वो एक लोअर क्लास से आएगा, यानी कि वो पुअर क्लास से आएगा। टाइप ऑफ फैमिली एंड एटीट्यूड ऑफ स्पाउस जो है, किस तरह के परिवार से स्पाउस आ रहा है और उसका एटीट्यूड क्या होगा, कितना गुणवान होगा या गुणों से वो हीन होगा, ये उपपद लगन का स्वामी आपको बताता है। अगर वो उच्च का है तो गुणवान है और अच्छे रिच परिवार से आ रहा है, और उपपद लगन का स्वामी अगर नीच का है तो वो गुणहीन है और नीचे लोअर क्लास के परिवार से वो आ रहा है। किसी भी डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या डिले जो होता है विवाह के अंदर, वो भी एफ्लिक्टेड लॉर्ड ऑफ उपपद लगन के एफ्लिक्टेड लॉर्ड से देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी के जीवन में उपपद लगन का अगर स्वामी अगर एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड कब होता है, नीच का हो जाए, पापी ग्रहों के बीच में हो जाए, पापी ग्रहों से एस्पेक्टेड हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उपपद लगन में का जो स्वामी होगा, एनी डिस्टर्बेंस और डिले जो मैरिज में होगी वो आपको वहां से दिखाई पड़ेगी। तो यानी उपपद लगन के स्वामी को बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी गई है। इसमें है शुभ संबंधात सुंदरी। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स उपपद लगन के साथ में उनका संबंध हो, तो अगर जो आपके शुभ ग्रह होते हैं वो अगर कंजॉइन करें, या तो वो युति बनाए या वो एस्पेक्ट दे रहे हो उपपद लगन को, तो ऐसी स्थिति में जो स्पाउस होती है या स्पाउस होता है वो काफी सुंदर होता है, अच्छे स्वभाव का, गुणवान होता है। उपपद से इनर ब्यूटी का भी पता चलता है, मोर देन दी आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी से ज्यादा इनर ब्यूटी का पता चलता है। लेकिन वो ये साथ में कहते हैं कि अगर मुंह चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, अगर मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर उपपद लगन के साथ में संबंध बना रहे हैं तो काफी फेयर कलर्ड और हैंडसम स्पाउस होता है, अच्छे स्वभाव का होता है। यानी कहने का मतलब है शुभ संबंधात सुंदरी। इसका मतलब है कि अगर शुभ ग्रह अगर उपपद लगन के साथ संबंध बना रहे हो, या तो वहां बैठे हो या उसके साथ में युति या उसके साथ में एस्पेक्ट दे रहे हो, तो उसमें काफी जो स्पाउस होता है सुंदर होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, गुणवान। उपपद से इनर ब्यूटी का ज्यादा पता चलता है, आउटर ब्यूटी से ज्यादा। इनर ब्यूटी का मतलब किस तरह का की विचारधारा होगी, किस तरह का स्वभाव होगा, कितना शीलवान व्यक्ति होगा, कितना धैर्यवान होगा, कितना समझदार होगा, वो सब इनर ब्यूटी के अंदर आता है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी कहा गया है कि चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध, या इनमें से मेजोरिटी प्लैनेट जो हैं अगर उपपद लगन के साथ में संबंध बना रहे हो, चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध, ये चारों ही बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उपपद लगन के साथ में, तो काफी फेयर कलर्ड हैंडसम स्पाउस मिलता है जो कि अच्छे स्वभाव का होता है। फिर इसमें उन्होंने ऋषि जमनी ने इसमें कहा है, राहु शनिभ्याम परवदत त्यागो नाशो वा। अगर सेकंड जो उपपद लगन से अगर शनि और राहु अगर संबंधित हो जाए, द्वितीय भाव में उपपद लगन के अगर शनि और राहु का संबंध हो जाए, तो व्यक्ति को या तो व्यक्ति के पति अथवा पत्नी को वो छोड़ देता है या उसका लॉस हो जाता है किसी उसमें कोई स्कैंडल की वजह से। स्कैंडल का मतलब तो इस तरह का कोई जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाए, स्कैंडल हो जाए, जैसे बिल क्लिंटन हिलारी क्लिंटन के केस में स्कैंडल हो गया था बिल क्लिंटन के इसमें। लेकिन उसके उनमें क्या था कि उनके उपपद लगन के द्वितीय भाव में सूर्य स्वग्रही थे, इसलिए हिलारी क्लिंटन जो है शी स्टूड रॉक सॉलिड विद हर हस्बैंड। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है अगर शनि और राहु अगर उससे संबंधित होंगे द्वितीय से उपपद लगन के, तो क्या होगा कि जो बिछोह होगा, जो पति पत्नी का जो डिजर्टिंग होगा, जो एक दूसरे छोड़ देने का होगा, उसके पीछे कोई स्कैंडल का रीजन होगा। अब उसमें उन्होंने कहा है कि शुक्र केतुभ्याम रक्त प्रदाह। इसका मतलब है कि अगर उपपद लगन के द्वितीय भाव पे अगर शुक्र का केतु का अगर संबंध अगर होगा, तो स्पाउस के अंदर ब्लड का डिसऑर्डर होगा। कोई भी जैसे ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर में
थैलेसीमिया हो सकता है, किसी और तरह का ब्लड का डिसऑर्डर हो सकता है। ये क्या है कि उपपद लग्न के द्वितीय भाव में अगर शुक्र और केतु अगर बैठे होंगे तो स्पाउस को, व्यक्ति को जो पत्नी या पत्नी मिलेगा, उनको उनको ब्लड डिसऑर्डर की शिकायत होगी। ब्लड डिसऑर्डर आप जानते हैं क्या, तो होता है आपके ब्लड कैंसर होता है, या थैलेसीमिया होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या इस तरह की ऐसी कोई कमी, जो कि ब्लड के डिसऑर्डर्स जो भी आप होते हैं, तो डॉक्टर्स ज्यादा बता सकते हैं। इसके बाद इसमें उन्होंने कहा है 16 पॉइंट पे, अस्थि स्रावो बुध केतुभ्याम, यानी अगर बुध और केतु अगर ज्वाइन करते हैं और साथ में होते हैं उपपद लगन के सेकंड हाउस में, तो स्पाउस के जो है बोन्स का डिके होता है। इसका मतलब जैसे आप ये कहते हैं, जिसको आप ये बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रोपीनिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस, या आप इसे विटामिन डी जब कम हो जाता है और बोन्स जो है ब्रिटल हो जाती हैं, बोन्स ब्रेक करने लगती हैं, या फिर स्पाउस का एक्सीडेंट में ब्रेकिंग ऑफ बोन्स हो जाता है। अगर बुध और केतु अगर उपपद लगन के द्वितीय भाव से संबंधित हो जाते हैं, तो जो डिके जो होता है वो बोन्स का डिके होता है स्पाउस का, और वो ब्रेकिंग ऑफ बोन्स होता है स्पाउस का एक्सीडेंट्स में, या तो एक्सीडेंट्स में ब्रेकिंग ऑफ बोन हो गए, या फिर ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की ऐसी चीजें होंगी जिसमें कि बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि शनि, राहु और सूर्य अगर उपपद लगन के द्वितीय भाव में अगर संबंधित होंगे, तो डेंजरस फीवर, काफी जो है भीषण किस्म का फीवर हो जाता है स्पाउस को, जो कि फेटल हो सकता है। उसको जो बुखार होगा, बुखार खत्म नहीं होगा, बुखार जो है वो डेथ के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डेथ का वो कंक्लूसिवली वो डेथ क्रिएट कर देगा। शनि, राहु और सूर्य अगर द्वितीय में बैठे उपपद लगन के। इसके बाद उन्होंने कहा बुध केतुभ्याम स्थौल्यम, स्थौल्यम का मतलब होता है मोटा हो जाना। बुध और केतु अगर उपपद लगन के द्वितीय भाव में होते हैं तो कॉर्पुलेंस को दिखाते हैं, यानी कि मोटे हो जाने को, फैट स्पाउस को दिखाते हैं। कई बार आप देखते हैं कुछ के स्पाउस में 100-120 केजीज के होते हैं, या 200-240 पाउंड्स के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो बुध और केतु के बैठने से उपपद लगन के द्वितीय भाव। इसमें कह रहा है कि बुधा क्षेत्रे मंदराभ्याम नासिके रोगे, अगर उपपद लगन के द्वितीय भाव में अगर मरकरी का साइन हो, जैसे कि जेमिनी हो, मिथुन हो, या कन्या हो, और उसमें शनि और मंगल अगर बैठे हो, मंद मंद जो है वो शनि को बोला जाता है। शनि और मंगल अगर बैठे हो अगर उपपद लगन के द्वितीय में, और बुध की राशियां हो, चाहे वो मिथुन हो या कन्या हो, उसमें शनि और मंगल बैठे हो, या आस्पेक्ट दे रहे हो, तो पत्नी अथवा पति को नेजल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाना, या स्नोरिंग होना, या सांस लेने में प्रॉब्लम होना, स्लीप आपनिया होना, ये स्पाउस के लिए आपको दिखाई पड़ेगा। और इसमें कह रहे हैं कुछ क्षेत्रे च, कुछ क्षेत्र का मतलब है कि सेकंड फ्रॉम उपपद लगन में अगर मंगल का अगर साइन हो, जैसे कि मेष हो या वृश्चिक हो, और उसमें भी शनि और मंगल अगर बैठे हो, तब भी, या एस्पेक्ट दे रहे हो, तब भी नेजल प्रॉब्लम होती है स्पाउस को। जैसे मैंने आपको बताया, नेजल प्रॉब्लम में कभी हड्डी का, नेजल हड्डी का जो है मुड़ जाना, वहां पे जो है खून्स बन जाना, या हड्डी को जो है बाद में उसको घिस के उसको सीधा करना जब ऑपरेशन होते हैं, या फिर वो स्लीप अपनिया हो जाता है, या वहां पे सांस लेने में स्नोरिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये दोनों ही स्थितियों में वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उपपद लगन के सेकंड में अगर मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, अथवा उपपद लगन के द्वितीय भाव में मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, उसमें मंगल और शनि अगर विराजमान हो, एस्पेक्ट दे रहे हो, आपको मालूम है कि जर्मनी के अंदर म्यूचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, तब ऐसी हालत में स्पाउस को नेजल प्रॉब्लम होती है। अब उसमें कह रहे हैं गुरु शनिभ्याम कर्ण रोगे नर हाका च, इसमें है कि गुरु और शनि अगर एसोसिएटेड हो, प्लेस्ड हो, प्लेसमेंट हो, या एस्पेक्ट हो सेकंड हाउस लगन के, तो ईयर की कंप्लेंट होती है। ईयर की कंप्लेंट कहाँ से आती है? उसके कारक होते हैं गुरु, और शनि जो है वो अवरोध के कारक है। तो नर्वस डिसऑर्डर जो है वो क्यों हो रहा है? शनि की वजह से होता है। शनि नर्वस डिसऑर्डर देता है। शनि और बुध देते हैं। बुध जो है वो बाइपोलर और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, या बुध जो है जैसे कहना चाहिए कोहेरेंसी खराब कर देते हैं। लेकिन गुरु जो है वो कानों के कारक होते हैं,
तो गुरु और शनि अगर एसोसिएट हो जाए, प्लेसमेंट हो या उनका एस्पेक्ट हो, सेकंड हाउस में उपपद लगन के, वो दिखाते हैं ईयर कंप्लेंट को, और शनि की वजह से वो नर्वस डिसऑर्डर ऑफ दिस स्पाउस को दिखाते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है गुरु राहु व्याम दंत रोगे। गुरु और राहु अगर एसोसिएटेड हो, प्लेस्ड हो, एस्पेक्टिंग हो उपपद लगन के दूसरे में, तो वो दिखाते हैं डेंटल कंप्लेंट होगी स्पाउस को, यानी पायरिया हो सकता है, या उसमें उनके विजडम टूथ निकाले जा सकते हैं, या उनके मोलर्स हटाए जा सकते हैं, या उनके जो है कैप्स बन सकते हैं, या उसमें इम्प्लांट्स हो सकते हैं, दांतों के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये गुरु और राहु का अगर होगा संबंध अगर बनेगा उनके उपपद लगन के द्वितीय भाव से, तब ये स्थिति होती है। जब भी मैं संबंध बोलूंगा तो आप यूं समझ जाइएगा, या तो वो प्लेस्ड हो या फिर वो एस्पेक्टिंग हो। अब शुभ राग्यो गत्रा, ऑल दी अबव कंप्लेंट्स और डिसऑर्डर्स, जो कि ऊपर उन्होंने ऋषि पारचन ने सबसे लास्ट में ही लिख दिया है उपपद लगन के उसमें, कि जो भी कंप्लेंट और डिसऑर्डर मैंने ऊपर बताए हैं वो प्रीवियसली महर्षि जैमिनी ने जो कहे हैं, अगर वहां पे शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट होगा द्वितीय भाव पे उपपद लगन के, तो ये सारे जो कंजंक्शन होंगे वो मिटिगेट हो जाएंगे, यानी कि लेसन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि उतना उन्होंने ऋषि जैमिनी ने हमको डरा दिया ऊपर, और डराने के बाद में लास्ट में, जैसे वो पिक्चरों में लास्ट में एक लाइन लिख के आ जाती है, एंड यू आर मैरिड हैप्पीली, मतलब पूरी पिक्चर में तो वो झगड़ा करते दिखते हैं और वहां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होते हैं, और लास्ट में डायरेक्टर लिख देता है पिक्चर खत्म करते हुए, एंड द कपल लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। तो वही उन्होंने यहाँ कर दिया है महर्षि जैमिनी ने। उन्होंने कहा जितनी भी कंप्लेंट और डिसऑर्डर्स आपको मैंने ऊपर बताए हैं, अगर वो इस भाव पे, द्वितीय भाव पे अगर शुभ ग्रहों का अगर प्रभाव होगा, तो ये सारे सारे मिटिगेट हो जाएंगे, यानी कि लेसेंड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, इनके जो अशुभ परिणाम है, वो समाप्त हो जाएंगे। विद वार्म रिगार्ड्स एंड अफेक्शन। उसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, एक मिनट, अब कहाँ से होगा स्टॉप? जी हाँ जी, अब आप बताइए इसमें क्या आप लोगों को नहीं समझ में आए, या क्या समझ में नहीं आया? ये मत कहिएगा संस्कृत नहीं समझ में आई, क्योंकि संस्कृत के लिए आप जो है अलग से क्लास गायत्री जी चलाएंगी, उसमें आपको समझा पाएंगी। मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर ये जर्मन में लिखा होता तो मैं हेल्प कर देता। तो संस्कृत के लिए तो गायत्री महेश्वरी जी को नमन, वो क्लास चला के आपको समझा सकती हैं। बहरहाल जो टूटी फूटी मैंने संस्कृत आपको बढ़ाई बताई है, वो संस्कृत आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। एक मिनट, वो हाथ उनका खड़ा है पहले, प्रतापशील का आपका नंबर उसके बाद आता है। जी सर। सर एक सवाल था कि ये सिर्फ द्वितीय भाव की ही कहानी क्यों है? क्या बाकी भाव की भी कहानी है या? नहीं, द्वितीय भाव के अलावा भी कहानी है। जी कहानी अभी और चलेगी। ठीक है सर। ये असल में क्या है कि अभी तो आप ये समझिए, आप लोगों को ट्रेलर दिखाया गया है। मतलब पिक्चर अभी आनी है गुरुजी। सेकंड हाउस सर इम्पोर्टेंट क्यों हो पिक्चर जाता अभी आ गई है। हाँ है। सेकंड हाउस इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि स्पाउस को मार भी देगा, मल्टीपल स्पाउस भी दे देगा? ऐसा जी, उपपद लगन का जो द्वितीय भाव है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका बहुत रेलेवेंट है। इसलिए द्वितीय भाव, क्योंकि उपपद क्या है, उपपद लगन ना आपकी ये व्यक्ति के स्पाउस के लिए लगन बन रहा है। ये जो 12वें का जो आरूढ़ है, उपपद लगन है, ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आपके कौन आते हैं? आपके पार्टनर आएंगे, आपके स्पाउस आएंगे। अगर अब हम स्पाउस की हॉरोस्कोप नहीं देख रहे हैं, अब आपकी हॉरोस्कोप देख रहे हैं, उससे हम आपके स्पाउस को देख रहे हैं। देखिए, द्वितीय भाव की अहमियत क्यों हो जाती है? क्योंकि द्वितीय जो है कुटुंब का भाव है, वो मेल मिलाप का भाव है, उसमें ऐसे स्पीच भी आती है, उसके अंदर कुटुंब के साथ में जुड़ाव आता है, उसमें आप इतना ज्यादा जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान का व्यवहार रखते हैं, या कितना अपमान का व्यवहार रखते हैं, वो सारा द्वितीय से आता है, क्योंकि आपके बोलने का इससे संबंध हो जाता है। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी, इन्होंने दोनों ही बातों को लिया है। इन्होंने उपपद लगन के स्वामी को भी लिया है। ये कहते हैं कि उपपद लगन पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, तो आपको आपका स्पाउस जो एलीट परिवार से आएगा,
अगर आपका उपपद का लगन का स्वामी अगर उच्च का है तो एलिट परिवार से आएगा, सद्गुणी आएगा आपको, जो स्पाउस मिलेगा। अब ऐसा है बहुत से लोगों को सद्गुणी मिलता है लेकिन फिर झगड़ालू भी मिलता है, उसके गुण बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो गुणों का बाउंसर आप पे मारता रहता है आपका स्पाउस। सपोज आपकी पत्नी है, पत्नी को गुण बहुत ज्यादा है और गुणों का वो बाउंसर आप पे हमेशा मानने को तैयार है, उसका मतलब उसके द्वितीय हाउस में, उपपद लगन के द्वितीय हाउस में कोई कमजोरी है। द्वितीय हाउस में अगर पापक प्रभाव होंगे तभी वो अपने गुणों से भी आपको डोमिनेट करने का एक वो निकलेगा। लेकिन चूंकि वो गुणी कब बन रहा है, जब वो उपपद लगन का स्वामी उच्च का है या वो बेनिफिट से एस्पेक्टेड है, तो लेकिन कभी टूटेगा नहीं। ये इसका मतलब वैवाहिक जीवन टूटेगा नहीं, तब तक नहीं टूटेगा जब तक सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पत्नी को देखने का ऋषि जैमिनी जो है वो पत्नी के बारे में बहुत सीरियस व्यक्ति थे, पति अथवा पत्नी के बारे में, इसलिए उन्होंने 3 कॉम्पोनेंट बना दिए, धाराकारक, एक उन्होंने धारापद और एक उपपद। तो उन्होंने कहा कि अब घोर कलयुग में ये साइंस पढ़ाई जाएगी और श्रीमान मनोज कुमार भंडारी जी पढ़ाएंगे, तो उनको सारे के सारे आर्सेनल दे दिए जाए। तो अब ये 3 चीजों को आप लोगों को अगर अच्छी तरह पढ़ा दिया जाए प्रतापचंद साहब, तो आप ये समझिए कि आप किसी भी आदमी का धारा कारक को, किसी भी आदमी के धारापद को और उपपद को देख के जो आप उसका स्केच बना देंगे पति अथवा पत्नी का, वो अक्षरश सही हो जाए। मतलब वो आदमी जो है विवाह के बाद में ना, वो आपके चरण स्पर्श करने आएगा, वो कहेगा जी आपने बताया था कि पत्नी अकलाती होगी, तुतलाती होगी, सब सही निकला, और आपने कहा था वो झगड़ाती होगी तो झगड़ाना भी सही निकला। सर ये क्योंकि ये वंश वृद्धि का भी भाव है, शायद ये भी इंडिकेट होगा। क्या कह रहे हैं आप? सर ये वंश वृद्धि का भी भाव है, इसलिए इंडिकेट होगा। वंश वृद्धि, ये आप ये द्वितीय भाव की हाँ जी, भाव, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वाणी का भी भाव है। एक्चुअली क्या हुआ कि ऋषि जैमिनी ने किसी भी तरह के जो ये पदार्थ बनाए, उन पदार्थ में जो भावों के सिग्निफिकेशन है वो महर्षि पाराशर के ही फॉरवर्ड कर दिए, चेंज नहीं किया उनको। जैसे उन्होंने सुख की, आपने अर्गला में देखा, धन की अर्गला द्वितीय भाव में, चौथे भाव से सुख की अर्गला, इससे पंचम थे जो है पंचम त्रिकोण की अर्गला, अष्टम थे जो अष्टम की अर्गला, फिर लाभ भाव की अर्गला वो आपके 11 से आई, फिर विपरीत जो अर्गला आई वो आपके 3rd हाउस से आई, 2 या 2 से ज्यादा में। मतलब उन्होंने ना किसी भी भाव के सिग्निफिकेशन को चेंज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे ये ना देख के ये देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप पंचम से मत देखो संतान को आप 7 से देखो, ऐसा नहीं बोला। 7 से पत्नी को देखोगे, पार्टनर्स को देखोगे, दैनिक रोजगार को देखोगे, धनार्जन की स्थिति को प्रतिदिन के बेसिस पर देखोगे, पंचम से संतान को देखोगे, पंचम से ही लीडरशिप को देखोगे, पंचम से मैनेजमेंट को। तो उन्हें बढ़ा, उन्हें चेंज नहीं किया। तो ये है, ये आप ठीक कह रहे हो, वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कुटुंब का भाव है और वो कुटुंब की जो उन्नति है वो वहीं जाएगी भाव से। लेकिन उसके साथ में स्पीच का भी भाव है, इसी के साथ में एक बंधन है कुटुंब, वो बंधन का भी भाव है, उस बंधन को तोड़ देते। और बताइए गायत्री जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, कहाँ चली गई अपनी ये वसुंधरा, आप कुछ पूछ रहे थे? अरे साउंड आई नहीं, आपकी सही नहीं आ रही थी, आपकी सही नहीं आ रही थी। मेरे साउंड बाकी लोगों की आ रही है। और किसी ने कुछ पूछना हो, क्योंकि हमारा ये टेम्पलेट तो पूर्ण हो गया। प्रकाश पांडे साहब, आपने कुछ पूछना हो? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन बताइए। अच्छा, हाँ बताइए, जगदीश नंदन प्लीज बताइए। सर एक तो मतलब ये फर्स्ट मैरिज के बारे में बताया, अगर किसी की सेकंड मैरिज हो तो वो उपपद लगन से या धारा कारक से, वो किससे फिर देखा जाएगा उसको? जी, इसमें आपको मैंने बताया ना, जो टीकाकारों ने क्या किया है, अगर सपोजिंग द्विसभा राशि, अगर द्विसभा राशि अगर आपके उपपद लगन के द्वितीय भाव में आती है तो उसकी पॉसिबिलिटी द्वितीय मैरिज की बढ़ जाती है। उस पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर है और साथ में अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव है, ये मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से वहां पे मिथुन राशि अगर फॉल कर रही है आपके द्वितीय भाव में उपपद लगन के, उसका तो मल्टीपल मैरिजेस के योग बन जाते हैं। इसके अलावा इसी में मैंने आप लोगों को, शिवांगी कोई बात नहीं,
इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो सर दूसरी शादी के में जो आप बता रहे हैं वो जो मेरे पास चार्ट है उसमें सर वो चीज आ रही है और वो सही है। अच्छा, लड़की के चार्ट में वही चीज आ रही है और वो सही भी है। अब देखिए ना, इसमें उन्होंने जो 8वां पॉइंट था उसमें था उच्चे बाहु धारण, यानी कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट अगर उपपद लगन के द्वितीय भाव में अगर बैठा होगा तो फिर स्पाउस जो है वो लंबी आयु की होगी, अच्छी होगी, सद्गुणी होगी। और इसी को टीकाकार कहते हैं। इसका ये भी एक दूसरा अर्थ निकलता है कि बहु धारण का मतलब है कि उच्च ग्रह के बैठने पे उपपद लगन के द्वितीय भाव में मल्टीपल मैरिजेस का योग बन जाता है। 8 नंबर पॉइंट पे मैंने लिखा है और 9 नंबर पॉइंट पे लिखा है। और किसी ने कुछ पूछना हो? सर 7th का आरूढ़ और 12th का कंबाइंड देखना चाहिए वैसे। 7th का आरूढ़ और 12th का आरूढ़ या उपपद को मतलब इन टेंडम देखना चाहिए। हाँ, देखिए 7th का जो पदा है उसको आपको साथ में देखने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, क्योंकि 7th जो है वहां से आप ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कितना नीतिज्ञ होगा, यानी कितना ट्रेडिशनल होगा। न केवल आप उसमें जब आप धन का देखेंगे तो धन के प्लैनेट देखेंगे, आप फिर अपने सेकंड हाउस के 11th के लॉर्ड्स वगैरह को भी आप वहां पे देखेंगे। लेकिन जब आप वहां पे आप मेलिफिसेंस देखेंगे अगर तारा पद में, तो उसका मतलब है कि एक व्यक्ति थोड़ा फुटलूज हो सकता है। वो मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में उसका इस तरह का स्वभाव हो सकता है कि वो बहु स्त्री गामी पर स्त्री गामी इस तरह का उसका स्वभाव हो सकता है। अब असल में क्या है ना, पर स्त्री ग्रामी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अर्लियर टाइम्स में लिखी हुई साइंस है। अभी तो पर पुरुष गामी भी हो जाता है कहीं कहीं देशकाल पे। पात्र तो सर देशकाल पात्र तो लगेगा ही। हाँ, देशकाल पात्र के अनुसार। हाँ, जगदीश ने बोलिए। सर मेरा तो एक तो यही प्रश्न था स्टेबिलिटी के बारे में ही, कि भाई विवाह की स्टेबिलिटी मतलब किससे देखी जाएगी, सेकंड हाउस के अंदर मैलेफिक है या बेनिफिक है, तो केवल इसी के ऊपर विवाह की स्टेबिलिटी देखी जाएगी या और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, सबसे पहले देखिए जगदीश नयन साहब, सेकंड में कितना भी मेलिफिसेंस हो, अगर आपका उपपद लगन का जो स्वामी है वो अगर स्वक्षेत्री है, उपपद लगन का स्वामी उच्च का है, उपपद लगन का स्वामी आपका त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, सबसे फर्स्ट फैक्टर आपने उपपद लगन को देखिए एक बात आप देखिए, जब 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 आप पराशरी ज्योतिष में कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आप किस भाव के स्वामी को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं? जगदीश नारायण साहब बोलिए। सर सबसे पहले तो लगन के स्वामी को ही देखते हैं सबसे पहले तो। बिल्कुल, बिंगो, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एग्जैक्टली क्या है कि जो कहीं पे भी नियमों को नहीं बदला गया है, नियम उसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे महर्षि जैमिनी हैं उन्होंने पाराशरी ज्योतिष को ही आगे बढ़ाया है, सिर्फ अपने थोड़े थोड़े मॉड्यूलेशन किए, यानी इसमें द्वितीय भाव की भी एक इम्पोर्टेंस आ गई। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो लगन का जो भाव है और लगन का जो स्वामी है उपपद लगन के, वो फर्स्ट फैक्टर है जो आपको ये समझा देगा कि इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन कैसा मिलेगा, इसको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसमें कभी कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं होता। लगन का स्वामी शनि है तो अमिताभ बच्चन को भी इतना टॉप पे लेके गया। आपको बात को ये समझना होगा, अमिताभ बच्चन का जो है जो इवन जो लगन का आरूढ़ बनता है उसमें शनि बैठे हुए हैं, वृष लगन का होता है, तो चौथे में बैठे हैं लगन के स्वामी। आप ये समझिए कि लगन के स्वामी का की प्रकृति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नैसर्गिक पापी है, नैसर्गिक शुभ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी स्थिति कैसी है, वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है कि नहीं, वो उच्च का है कि नहीं। नीच का हो जाएगा तो नुकसान करने लगेगा। तो यहाँ केवल और केवल मतलब उपपद लगन के स्वामी को ही देखना है पहले, प्राइमा फेसी। जैसे कि आप कुंडली में लगन के स्वामी से शुरू करते हैं तो बाद में आप सारे भावों के स्वामियों को भी तो देखते हैं। आप देखते हैं ना कि पंचम भाव उबड़ खाबड़ तो नहीं है। अगर पंचम भाव उबड़ खाबड़ होगा तो क्या होगा कि बच्चे नहीं पैदा होंगे।
उसका दिमाग जो है बहुत ही कुड़बुद्धि होगा, उसको जो है उसकी एजुकेशन ही अच्छी हो पाएगी। ये है। हाँ, 10th का ठीक नहीं है तो मतलब रोजगार उसका में रोजगार अच्छा नहीं होगा, अगर उसकी लाभ की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको धनार्जन में बहुत मुश्किल आएंगी। उसका द्वितीय भाव अच्छा नहीं है तो कुटुंब की स्थिति अच्छी नहीं होगी, साथ में वेल्थ की पोजीशन नहीं अच्छी होगी, तो ये वाणी खराब, वाणी खराब होगी, खान पीन खराब होगा।